तारांकन अध्याय 30 भागना। आरव के सफेद कपड़े वाली औरत को लेकर निकलने के 1 घंटे से भी कम बाद एक गंजा अधेड़ आदमी खून हाथ की लाश के पास आया। गंजा आदमी 40 साल से ऊपर का था और उसका ऊपरी शरीर नंगा था। उसके नंगे ऊपरी शरीर और सिर पर तरह तरह के अजीब निशानों के टैटू थे और वो निशान वाकई धीरे धीरे हिल रहे थे जैसे जिंदा हो। ये बहुत अजीब था। गंजे आदमी ने चारों तरफ नजर डाली, फिर आखिर में बगल में खून हाथ की सिरकटी लाश को देखा। जब देखा खून हाथ की लाश, गंजा आदमी सिर हिलाया जबकि उसके चेहरे पर भारी एक्सप्रेशन का एक निशान तैर उठा। उसने धीमी आवाज में कहा, खून हाथ ने कहा था कि उसका विरोधी काले खून मोहर से पीड़ित था, पर खून हाथ दर्दनाक मौत क्यों मरा? क्या हो सकता है कि तलवार संप्रदाय के दूसरे एक्सपर्ट यहाँ आए हो? जब यहाँ तक बोला, गंजा आदमी खून हाथ की लाश के पास गया और उसने खून हाथ के सीने के छेदों को देखा। गंजे आदमी की नजर फोकस हुई जब उसने उन छेदों में से एक देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, तलवार से बने 3 छेद और ये परिसू ने मारे होंगे। जहां तक बगल में उस छोटी तलवार की आभा की बात है, ये शायद परिसू ने नहीं चलाई। जब देखा उस छोटे छेद को, गंजा आदमी एक पल खामोश रहा, फिर बोला, तलवार की आभा सती है, जमा नहीं हुई और बिखरी हुई है। जिस इंसान ने ये तलवार की आभा चलाई वो शायद सिर्फ पहले स्वर्ग लोक की ताकत रखता है। जब यहाँ तक बोला, गंजा आदमी तुरंत समझ गया। खून हाथ परिसू के हाथों नहीं मरा था और वो अचानक आए पहले स्वर्ग लोक के किसी बंदे ने मारा होगा। जब यहाँ तक सोचा, गंजे आदमी ने दाहिना हाथ हिलाया और उसने एक संचार ताबीज हवा में फेंका और बोला, खून हाथ मर चुका है, जल्दी आने की जरूरत नहीं। परिसू पहले से काले खून मोहर से पीड़ित हो चुकी है और उसने अपनी साधना पूरी तरह खो दी है। ये मौका है। खून बील और खून हंसिया, सांप जंगल जाकर रास्ता रोको। पहले स्वर्ग लोक पर बाकी सब अभी जो भी कर रहे हो वो रोको और नेदा भेड़िया घाटी और मौतखाए खोजो। उसे जिंदा तलवार संप्रदाय लौटने नहीं देना, वरना मेरे संप्रदाय की योजनाओं को शायद कुछ झटका लगेगा। बोलते ही उसका शरीर चमका और काली परछाई में बदल गया जो दूरी की तरफ चमक गई। डॉट 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 डॉट। घने जंगल में आरव सफेद कपड़े वाली औरत को पीठ पर लादे पागल की तरह तेजी से भाग रहा था। भले उसकी पीठ पर औरत नर्म गद्दे जैसी थी, आरव इस बारे में सोचने की फिक्र नहीं कर सकता था क्योंकि वो सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे जिंदा बचना है। उसने भूत संप्रदाय के एक मेंबर को मारा था और वो यकीन नहीं करता था कि वो उसे छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, खून हाथ की ताकत के आधार पर उसकी मदद बिल्कुल कचरा नहीं होगी। चाहे खून हाथ की मदद कचरा हो, वो इंसान बिल्कुल कोई ऐसा नहीं होगा जिससे वो टक्कर ले सके। पर उसे अपने काम पर पछतावा नहीं था क्योंकि खून हाथ उसे मारना चाहता था, तो वो खून हाथ को क्यों नहीं मार सकता था? मैं महसूस कर रही हूँ कि एक एक्सपर्ट हमें ढूंढ रहा है। इस पल औरत की आवाज उसके पीछे से गूंजी। तूने अपनी ताकत वापस पाली। आरव दिल में खुश हुआ। उसने औरत को लादा और भागा क्योंकि वो दांव लगा रहा था कि औरत अपनी ताकत वापस पा सके या उसके पास कोई मदद हो। आखिर तलवार संप्रदाय यहाँ से इतना करीब था और उसे पहले से किसी तरह की गुप्त तकनीक से मदद बुला लेनी चाहिए थी। नहीं, औरत ने बेरुखी से कहा, काला खून मोहर एक दिव्य तकनीक है और इसे खून हाथ ने बहुत ऊंची कीमत देकर चलाया था। मैं बाहरी मदद के बिना बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। मैं इसे महसूस कर पाई, इसकी वजह मेरा दिव्य बोध था। भले मेरी ताकत सील हो चुकी है, मेरा दिव्य बोध अब भी आमतौर पर काम कर रहा है। आरव का दिल बैठ गया जब ये सुना और फिर उसने कहा, क्या तूने मदद बुलाई है? नहीं। क्यों? आरव सीधा जमीन पर गिरने वाला था। उसने पहले सोचा था कि उसने पहले से मदद बुला ली है, तो भले वो थोड़ा घबराया हुआ था, ये डर के हद तक नहीं था। पर अब मेरी पूरी साधना सील है, तो मैं गुप्त तकनीक चलाकर तलवार संप्रदाय को कैसे खबर करूंगी? जब ये सुना, आरव ने जल्दी से कहा, संचार ताबीज इस्तेमाल कर। क्या खून हाथ ने एक इस्तेमाल नहीं किया? मेरे पास नहीं है। आरव चुप था। वो अचानक रुक गया और फिर वो दूसरी दिशा में चमका। जब देखा आरव खामोश है, औरत ने सपाट लहजे में कहा, क्या तुझे मुझे साथ लाने पर पछतावा हो रहा है? थोड़ा। आरव ने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे यहाँ नीचे रख दे और अपने आप भाग जा। शायद तब तेरे पास थोड़ी सी मौका होगा। आरव थोड़ा ललचाया जब ये सुना, पर उसने उसके ठीक बाद सिर हिला दिया। अगर वो उसे यहाँ छोड़ने के बाद नहीं मरी, तो तलवार संप्रदाय में इस औरत की ताकत और रुतबे के साथ मरने वाला वो होगा। इतना ही नहीं, वो यकीन नहीं करता था कि भूत संप्रदाय के मेंबर उसे छोड़ देंगे। आखिर उसने उनके संप्रदाय से किसी को मारा था जो ऊंचे रुतबे वाला लगता था। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे।
तो तू मुझे साथ लेकर अनगिनत मुसीबतें उठाएगा। आरव कड़वी हंसी हंसा और बोला, मैं तुझे यहाँ छोड़ने के बाद और वो तुझे मार दे तो क्या वो इसे भूल जाएंगे और मेरे साथ परेशानी ढूंढने नहीं आएंगे? औरत बोली, भले मैं नहीं जानती कि खून हाथ की मदद की ठीक साधना क्या है, शायद उसके लिए ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि खून हाथ मेरे हाथों नहीं मरा। इतना ही नहीं, मैंने अपनी साधना पूरी तरह खो दी है, तो मेरे लिए इतनी दूर आना बिल्कुल नामुमकिन होगा। शायद उन्हें अभी पता चल चुका है कि कोई मुझे साथ लेकर भागा और भूत संप्रदाय के बेरहम तरीकों के साथ वो तेरी जान नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल, आरव कड़वी हंसी हंसा और बोला, चूंकि वो मुझे नहीं बख्शेंगे तो तुझे साथ लाना या पीछे छोड़ना कोई फर्क नहीं डालता। इतना ही नहीं, मुझे तुझे अपने बगल में रखकर थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है। वो सच बोल रहा था। औरत की ताकत वो अपनी दो आंखों से देख चुका था और अगर वो लापरवाह न होती तो उसे हालात का फायदा उठाकर खून हाथ को खत्म करने का मौका कैसे मिलता। शायद हालात पलटने का मौका अब भी हो सकता है ऐसी एक्सपर्ट के बगल में होने से। पर चाहे कुछ भी हो, उसने इस बार उस पर दांव लगाया था। औरत थोड़ी देर खामोश रही और बोली, तू सांप जंगल की तरफ क्यों नहीं भाग रहा और इसके बजाय दिशा बदल दी? तुझे साफ तौर पर पता होना चाहिए कि तलवार संप्रदाय लौटने पर ही हमारे पास जिंदा बचने का मौका होगा। अगर तू खून हाथ की मदद होती तो सबसे पहला ख्याल क्या आता? औरत खामोश हो गई। अगर वो खून हाथ की मदद होती तो वो बिल्कुल उन दोनों को संप्रदाय लौटने के रास्ते पर रोकती। जब यहाँ तक सोचा, औरत ने सिर झुकाकर आरव को देखा और उसकी आंखों में तारीफ का एक निशान दिखा। इतनी छोटी उम्र में न सिर्फ उसके पास किंवदंती की सोना तत्व गूढ़ ऊर्जा है, उसकी ताकत और बुद्धि भी बहुत असाधारण है। अगर तलवार संप्रदाय कुछ साल उसे पूरी ताकत से पाले तो शायद वो दक्षिणी इलाके की आरोहण रैंकिंग में घुस पाएगा। तलवार संप्रदाय से कोई कुछ दशकों से आरोहण रैंकिंग में नहीं घुसा। इस पल आरव सच में चाहता था कि उसके पास छोटे साथी की काबिलियत हो। अगर उसके पास छोटे साथी की रफ्तार होती तो क्या वो बेकार भूत संप्रदाय के पीछा करने से भी डरता? करीब 4 घंटे पागलों की तरह भागने के बाद आरव आखिर थोड़ा थक गया और वो सफेद कपड़े वाली औरत को लेकर एक घने पेड़ के अंदर छुप गया। जब देखा औरत का नाजुक और बेदाग चेहरा, आरव की धड़कन धोखा दे गई और तेज हो गई। उसने जबरदस्ती दिल में उस तरह की अजीब भावना दबाई और धीमी आवाज में बोला, इस तरह बिना मकसद के भागते रहना हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। एक बार ये लंबा चला तो हम बिल्कुल पकड़े जाएंगे। क्या तेरे पास कोई ख्याल है? नहीं। औरत के शब्द सीधे और सपाट थे। आरव का चेहरा फड़का और वो लगभग गुस्से से खून उगलने वाला था। उसने कहा, प्लीज, तेरी ताकत इतनी जबरदस्त है, पर क्या हो सकता है कि तेरे पास कोई सोच या ख्याल ना हो? औरत ने बेरुखी से आरव को देखा और बोली, मुझे तलवार संप्रदाय वापस ले चल और फिर मैं दूसरों को लेकर उन्हें खत्म कर दूंगी। बस इतना ही मैं सोच पा रही हूँ। आरव चुप था और उसने दिल में सोचा, मैं भी तुझे तलवार संप्रदाय वापस ले जाना चाहता हूँ, पर क्या वो भी मुमकिन है? तलवार संप्रदाय लौटने के रास्ते पर बिल्कुल एक्सपर्ट इंतजार कर रहे होंगे और वहां जाना अपनी जान देना होगा। तेरे पास 5 तत्व गूढ़ ऊर्जा है, मैंने तलवार संप्रदाय में तेरा नाम क्यों नहीं सुना? औरत ने आंखों में जिज्ञासा और दिलचस्पी का एक निशान दिखाया। मैं एक मजदूर शिष्य हूँ। आरव के हाथ में एक ऊर्जा पत्थर था और वो उसके अंदर की ऊर्जा सोख रहा था, और उसने लापरवाही से जवाब दिया जब सुना औरत का सवाल। एक मजदूर शिष्य। औरत की खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं जब उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है? भले तेरी साधना कम है, तेरी ताकत बिल्कुल कम नहीं है। इतना ही नहीं, तेरे पास सोना तत्व गूढ़ ऊर्जा है। तू मजदूर शिष्य कैसे हो सकता है? क्या मजदूर शिष्य होना कोई बड़ा गौरव है? क्या मेरे पास एक होने का नाटक करने की कोई वजह है? आरव गुस्से से बोला, क्योंकि इस पल उसके सामने वाली इस औरत के पास वाकई उससे ये बेतुके सवाल करने का मूड था। क्या उसे नहीं पता कि एक या यहाँ तक कि कुछ जबरदस्त बंदे हमारा पीछा कर रहे हैं? औरत थोड़ी देर खामोश रही और फिर वो जैसे कुछ सोच गई। उसका खूबसूरत चेहरा ठंडा हो गया जब उसने कहा, अगर तलवार संप्रदाय का कोई बाहरी दरबार बुजुर्ग तेरी बढ़त दबाने की कोशिश कर रहा है तो फिक्र मत कर। अगर हम लौट पाए तो मैं खुद इस मामले की जांच करूंगी, और चाहे वो कोई भी हो, मैं बिल्कुल किसी को माफ नहीं करूंगी जो किसी काबिलियत वाले जीनियस को दबाने की हिम्मत करता है। आरव दिल में चौंका। तलवार संप्रदाय में इस औरत का रुतबा बिल्कुल कम नहीं है। ठीक जब वो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछने वाला था, औरत अचानक दूरी की तरफ मुड़कर देखने लगी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, एक से ज्यादा पहले स्वर्गलोक एक्सपर्ट हमारी तरफ आ रहे हैं और वो भूत संप्रदाय से हैं।
आरव तेजी से खड़ा हुआ जब ये सुना, और उसने बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं की और औरत को पीठ पर लादा। उसके बाद वो पेड़ से नीचे कूदा और दूरी की तरफ चमका। जब वो पागलों की तरह भाग रहा था, आरव ने पूछा, अगर मेरे पास एक संचार ताबीज हो तो क्या तू इसे इस्तेमाल करके तलवार संप्रदाय के एक्सपर्ट को खबर कर पाएगी? औरत चौंकी और फिर उसने कहा, हाँ, पर ये कम से कम मिड ग्रेड ताबीज होना चाहिए। क्या तेरे पास एक है? अभी नहीं। तारांकन अध्याय 31 कूदो। आरव और सफेद कपड़े वाली औरत के जाने के 1 घंटे से भी कम बाद दो जवान आदमी जिनके बाएं सीने पर खोपड़ी का निशान था उस बड़े पेड़ के नीचे आए। दोनों में से जो थोड़ा लंबा जवान था उसने आंखें थोड़ी बंद की फिर हल्के से सूंघा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और बोला, यहाँ इंसानों की गंध बाकी है। परिसू और वो आदमी जो उसे लेकर भागा था बिल्कुल यहाँ आए थे। जब ये सुना, उसके पीछे वाले छोटे कद के आदमी की आंखों में हवस की चमक आए और बोला, क्या ओ जी, मैंने सुना है कि परिसू की खूबसूरती बेमिसाल है। अब जब वो काले खून मुहर से पीड़ित हो चुकी है तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई ताकत नहीं है ना? क्या ओ जी ने त्योरी चढ़ाए और बोला, हे जी, अपने गंदे ख्याल दूर रख। चाहे उसकी साधना सील हो चुकी हो, ऐसे स्तर की एक्सपर्ट के पास खुद को बचाने के दूसरे तरीके बिल्कुल होंगे। इतना ही नहीं, हमें जो आदेश मिले थे वो थे कि उसे देखते ही तुरंत मार देना। क्या तू सजा से नहीं डरता अगर कोई गड़बड़ हुई? सजा शब्द सुनकर हे जी कहलाने वाले आदमी का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया और वो शर्मिंदगी से हंसा और बोला, मैं मजाक कर रहा था, मजाक। चल, उन्हें ढूंढना जारी रखते हैं। क्या ओ जी ठंडी आवाज में गुर्राया और फिर वो उस दिशा में चमके जिस तरफ आरव भागा था। डॉट 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 डॉट। असीम महावन पर्वत में पीछे पीछा करने वालों के अलावा अनगिनत डरावने काले जानवर भी थे। खासकर जब वो आगे बढ़े, डरावने काले जानवरों की संख्या और ज्यादा हो गई। अगर सफेद कपड़े वाली औरत का जबरदस्त दिव्य बोध न होता तो वो शायद पहले से काले जानवरों के पेट में होते। आरव ने औरत को एक छुपी हुई गुफा में नीचे रखा और फिर उसने ताबीज बनाने का सामान निकाला जो बाओ ईर ने उसे दिया था। उसके बाद उसने पूरी तरह औरत की परवाह नहीं की और सीधा एक संचार ताबीज बनाना शुरू कर दिया। आरव जानता था कि अगर वो इस तरह बिना मकसद के भागते रहे तो उन लोगों को पीछा करके मारने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ तक कि वो काले जानवर ही उनसे निपटने के लिए काफी होंगे। अब वो सिर्फ एक संचार ताबीज बना सकता था और औरत से मदद बुलाने को कह सकता था, वरना वो बिल्कुल मर जाएंगे। जब देखा आरव को ताबीज कलम पकड़े और खाली कागज पर बनाते हुए, सफेद कपड़े वाली औरत की आंखें चमकी और वो धीरे धीरे आरव के पास चली गई। जब देखा कि सुनहरी गूढ़ ऊर्जा कागज पर लकीरों की तरह मुड़ रही थी, तो वो दिल में चौंकी और अनजाने में पूछ बैठी, तू ताबीज मास्टर है? जब सुना औरत को, आरव का हाथ कांपा जिससे एक लकीर टेढ़ी हो गई और फिर पूरी ताबीज पर सारी लकीरें एक गुच्छे में मुड़ गईं। ये कचरा बन चुका था। आरव ने सिर उठाकर औरत को देखा और गुस्से से बोला, क्या तुझे नहीं पता कि किसी को ताबीज बनाते वक्त परेशान नहीं करना चाहिए? बोलते ही उसने एक और खाली ताबीज कागज निकाला और फिर से बनाना शुरू कर दिया। जब सुना आरव के लगभग डांटने वाले शब्द, औरत नाराज नहीं हुई और वो और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी। उसकी नर्म आंखें खाली ताबीज कागज को घूर रही थी क्योंकि किसी को इतनी करीब से ताबीज बनाते देखना बहुत दुर्लभ मौका था। आरव ने ताबीज कलम पकड़ी और सावधानी से कागज पर बनाया और उसने गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। पर चाहे वो कितना भी सावधान था, दूसरा ताबीज भी नाकाम रहा। उसने कभी संचार ताबीज नहीं बनाया था तो वो मदद के बिना थोड़ा घबराया हुआ था। इतना ही नहीं, जब सोचा कि कैसे कई पहले स्वर्ग लोक एक्सपर्ट बाहर उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। सफेद कपड़े वाली औरत थोड़ी मायूस हुई जब देखा कि ताबीज नाकाम हुआ, पर ये मायूसी सिर्फ एक पल के लिए आई। उसने आरव को देखा और बोली, तुझे अपना दिल शांत करना होगा, वरना तेरे लिए संचार ताबीज बनाना नामुमकिन है। तेरे पास काफी वक्त है और तुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर वाले पहले स्वर्ग लोक एक्सपर्ट गलत रास्ते चले गए लगते हैं। आरव दिल में आराम महसूस किया जब ये सुना और फिर उसने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद जब महसूस किया कि उसका दिल शांत हो चुका है, आरव ने कलम पकड़ी फिर धीरे धीरे खाली ताबीज कागज पर बनाना शुरू किया। करीब 1 घंटे के वक्त बाद आरव ने कलम उठाए और जमीन पर बैठकर हाँफने लगा। उसने कहा, ये ताबीज बनाना सच में मुश्किल है। शुक्र है, मैं कामयाब हो गया। जब देखा ताबीज पर अजीब और जिंदा जैसा डिजाइन, औरत की आंखों में खुशी का एक निशान चमका और जब उसने ताबीज की क्वालिटी साफ पहचानी,
औरत की आंखों में छुपी न रहने वाली हैरानी आई। ये वाकई एक ऊंचे दर्जे का ताबीज है। भले वो ताबीज मास्टर नहीं थी, वो जानती थी कि ऊंचे दर्जे का ताबीज क्या दर्शाता है। क्या हो सकता है कि ये जवान आदमी एक धरती ताबीज मास्टर हो? सफेद कपड़े वाली औरत ने सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने पत्थर से ताबीज उठाया और उसे हवा में फेंका। जब देखा कि ये हवा में गायब हो गया, तो उसने मुड़कर आरव को देखा, फिर बोली, जल्दी भागते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या क्या? आरव उलझन में था। पहले स्वर्ग लोक एक्सपर्ट यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर से भी कम दूर हैं, और वो तेज रफ्तार से यहाँ की तरफ आ रहे हैं। क्या तूने नहीं कहा था कि वो दूसरी तरफ भाग गए? मैंने तुझसे झूठ बोला था। आरव चुप था और उसने वक्त बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने औरत को पीठ पर लादा और गुफा से निकला, फिर मौत खाई की तरफ भागा। तलवार संप्रदाय के एक्सपर्ट को पहुंचने में करीब कितना वक्त लगेगा? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। करीब 2 घंटे। आरव ने दिल में राहत की सांस ली जब ये सुना। शुक्र है, अगर सिर्फ 2 घंटे हैं तो हमें उनके आने तक टिक पाना चाहिए। पर औरत ने आगे जो कहा उससे वो राहत की सांस जो उसने अभी अभी ली थी सीधा वापस उसके अंदर चली गई, क्योंकि उसने औरत को कहते सुना, एक स्पिरिट लूक एक्सपर्ट यहाँ की तरफ दौड़ रहा है और उसकी ताकत उस खून हाथ के बराबर है। आरव का दिल तुरंत लगभग पूरी तरह ठंडा हो गया। खून हाथ के बराबर, वो किस तरह की बात थी? इसका मतलब था कि अगर वो एक्सपर्ट उसे मारना चाहता तो एक्सपर्ट को बस उंगली हल्के से हिलानी थी। मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल उससे लड़ नहीं पाऊंगा। समर्पण कर दूं, चाहे मैं इसके लिए तैयार हूं। क्या वो इसे मानने को तैयार होंगे? मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है और वो है भागना। ऐसे भागना जैसे मेरी जिंदगी इस पर टिकी हो। मौत पर्वत श्रृंखला की मौत खाई की तरफ चल, औरत धीमी आवाज में बोली। आरव ने हिचकिचाहट नहीं की और तुरंत पूरी रफ्तार से मौत पर्वत श्रृंखला की तरफ भागा। डॉट 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 डॉट। ये एक बहुत खड़ी पर्वत श्रृंखला थी। पर्वत श्रृंखला ऊंची नहीं थी, पर ये बहुत लंबी और चौड़ी थी। ये कुछ हजारों किलोमीटर तक चलती गई और ये एक विशाल ड्रैगन के शरीर जैसी थी। ये मौत पर्वत श्रृंखला थी। इस पर्वत श्रृंखला में घुसना महावन पर्वत में सच में घुसने के बराबर था। इसे महावन पर्वत में एक बाधा कहा जा सकता था। पर अगर कोई पहले स्वर्ग लोक तक पहुंचने से पहले इस पर्वत श्रृंखला से गुजरना चाहता, तो ये बिल्कुल नामुमकिन होगा। क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला पहले स्वर्ग लोक के बराबर अनगिनत काले जानवरों से भरी थी। ठीक इन अनगिनत काले जानवरों की वजह से ही पहले स्वर्ग लोक के नीचे के इंसान एक्सपर्ट सिर्फ महावन पर्वत की सीमा के आसपास काले जानवरों का शिकार कर सकते थे और जड़ी बूटियां ढूंढ सकते थे, और वो महावन पर्वत के अंदर सच में कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। बेशक चाहे वो काले जानवर मौजूद न होते, पहले स्वर्ग लोक तक न पहुंचे इंसान महावन पर्वत में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करते। ये तो छोड़ो कि महावन पर्वत काले जानवरों की दुनिया थी। ऊंचे पहाड़ और घने जंगल जो इसे ढके थे शायद ज्यादातर इंसानों को इसके अंदर पूरी तरह खो जाने पर मजबूर कर देते। बेशक असली वजह जिसने इंसानों को रुकने और महावन पर्वत में कदम न रखने पर मजबूर किया, वो इस पर्वत श्रृंखला का नाम था मौत। इस पर्वत श्रृंखला की सीमा पर एक खाई थी और इसे मौत खाई कहते थे। मौत खाई दूरी में 3 किलोमीटर तक फैली थी और 300 मीटर चौड़ी थी, और इसके दोनों किनारे चिकने और खड़े थे, जिससे ये बहुत खतरनाक थी। मौत खाई इस खड़ी चट्टान के नीचे थी। ये अथाह थी और ये साल भर एक तरह की गहरे लाल धुंध से ढकी रहती थी। कहानी के मुताबिक इस खाई के तल पर कुछ लाखों इंसानों के कंकाल थे, और ये इंसान इंसानी एक्सपर्ट थे जिन्होंने मौत पर्वत श्रृंखला में कदम रखा था। सीधे शब्दों में कहें, काले जानवर मौत पर्वत श्रृंखला में इंसानों का स्वागत नहीं करते थे। आरव औरत को पीठ पर लादे मौत खाई पर पहुंचा। ठीक जब वो मौत पर्वत श्रृंखला की गहराई की तरफ चमकने वाला था, औरत ने उसे रोका और बोली, वहां अंदर मत जा। वहां एक राजा रैंक काला जानवर पहरा दे रहा है, और तू वहां जाते ही वो तुझे जिंदा चीर देगा। एक राजा रैंक काला जानवर। आरव ने गुलब की। राजा रैंक काले जानवर पहले स्वर्ग लोक के इंसानों के बराबर थे, पर उनकी ताकत बिल्कुल इंसानों से ज्यादा जबरदस्त थी। क्योंकि काले जानवरों की बचाव और जिस्मानी ताकत बहुत जबरदस्त थी। अब हम क्या करें? आरव ने पूछा। चूंकि औरत ने उसे यहाँ आने को कहा था, तो उसके पास हमें बचाने का कोई तरीका होना चाहिए। औरत ने अपने गोरे हाथ से मौत खाई की तरफ इशारा किया और बोली, नीचे कूद जाओ। क्या क्या नीचे कूद जाएं? आरव को लगा कि उसने गलत सुना। औरत ने सिर हिलाया और बोली, इस खाई में एक रहस्यमय ताकत है जो इसके तल पर उतरने वाले किसी की भी साधना सील कर देती है। हम सिर्फ नीचे कूदकर ही जिंदा बचने का मौका पाएंगे।
आरव ने खाई को देखा। खाई का तल देखना नामुमकिन था और ये किरमिजी लाल धुंध से भरी थी। बस एक नजर डालने से साफ था कि तल पर बिल्कुल कुछ अच्छा हमारा इंतजार नहीं कर रहा था। क्या हम सच में नीचे कूदने वाले हैं? आरव ने गुल्लक की। वो काय नहीं था, और ये सच में इसलिए था क्योंकि ये खाई थोड़ी बहुत ज्यादा डरावनी थी। हाँ हाँ, परिसु अब तू घिर चुकी है। ठीक इस पल एक काला बिंदु क्षितिज से चमक कर आया। काला बिंदु बहुत तेज था। आरव की आंख झपकने में काला बिंदु मुट्ठी जितना बड़ा हो गया था, और जब उसने एक बार फिर पलक झपकाई तो उसने देखा कि ये पहले से सिर जितना बड़ा था। उसने फिर से पलक झपकाने की हिम्मत नहीं की और हिचकिचाना बंद कर दिया। उसने औरत को पीठ पर उठाया और फिर उसने गहरी सांस ली, फिर वो मौत खाई की तरफ कूद गया। बिल्कुल जैसे औरत ने कहा था, वो बिल्कुल मर जाएंगे अगर वो यहाँ ऊपर रहते, जबकि अगर वो नीचे कूदते तो उनके पास अब भी मौका था। चूंकि ये ऐसा था तो कूद जाना बेहतर था। ठीक जिस पल आरव अभी अभी मौत खाई में कूदा था, गंजा और टैटू वाला आदमी उस जगह उतरा जहां आरव कुछ पल पहले खड़ा था। उसने उस धुंध को देखा जिसके पीछे आरव और सफेद कपड़े वाली औरत गायब हुए थे, और उसका एक्सप्रेशन बहुत उदास था। वो थोड़ी देर हिचका पर आखिर में पीछा नहीं किया क्योंकि वहां नीचे बहुत रहस्यमय था और वो जल्दबाजी में नीचे उतरने की हिम्मत नहीं करता था। दाहिने हाथ के झटके के साथ एक संचार ताबीज आसमान में उड़ा। गंजे टैटू वाले आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वो दोनों मौत खाई में गिर चुके हैं। खोज रोक दो और योजना अभी के लिए रोक दो। सब लोग तुरंत खुद को छुपा लो। जो नहीं मानेगा उसे संप्रदाय के नियमों के मुताबिक सजा दी जाएगी। तारांकन अध्याय 32 गोद में सुंदरी। आरव ने सफेद कपड़े वाली औरत को कसकर पकड़ा था। क्योंकि उनके गिरने की रफ्तार बहुत तेज थी, इससे पैदा हुई हवा का दबाव आरव के चेहरे पर थोड़ा दर्द दे रहा था। दूसरी तरफ उसकी गोद में औरत की हालत कहीं बेहतर थी। भले उसका चेहरा पीला पड़ा था, वो बहुत शांत थी, जैसे वो किसी खाई से नहीं गिर रहे हो। औरत की खूबसूरत भौहें कसकर सिकुड़ी थी जब उसने आरव को देखा जिसने आंखें कसकर बंद की थी। इस पल दोनों एक दूसरे से कसकर लिपटे थे। खासकर आरव जो गहराई से डर रहा था कि वो गिर जाएगी, तो उसके हाथ उसकी कमर के चारों तरफ कसकर थे, जिससे उनके बीच जरा भी जगह नहीं थी। भले अभी खास हालात थे, वो अब भी इसके लिए थोड़ी अजीब महसूस कर रही थी। जहां तक आरव की बात है, भले उसकी गोद में सुंदरी थी, वो भला इस सब के बारे में सोचने का मूड कैसे रख सकता था। वो बस उम्मीद करता था कि वो जल्द तल पर पहुंच जाए, क्योंकि उसके शरीर की ताकत के साथ 300 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई शायद उसे गिरकर मार न पाए। ज्यादा से ज्यादा उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी। एक अनजान वक्त बाद आरव ने आंखें खोली और उसने देखा कि वो दोनों अब भी गिर रहे थे और तल पर नहीं पहुंचे थे, जिससे डर और घबराहट का एक लड़ी तुरंत उसके दिल से निकल आई। अब हम क्या करें? आरव लाचार था और वो सिर्फ औरत पर उम्मीद लगा सकता था। चूंकि उसने उसे नीचे कूदने को कहा था, तो उसके पास कोई तरीका होना चाहिए। वरना अगर वो अब तल पर पहुंचते तो वो बिल्कुल कीचड़ का ढेर बन जाते, या ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उसकी लाश थोड़ी ज्यादा पूरी होती। मुझे नहीं पता। औरत ने आरव को देखा और बेरुखी से बोली, तुझे कैसे नहीं पता हो सकता? तू कैसे नहीं जान सकती? तूने मुझे नीचे कूदने को कहा था। आरव तुरंत भड़क गया। उसकी गोद में औरत सच में बहुत गैरजिम्मेदार थी। उसने उसे नीचे कूदने को कहा, पर बस मुझे नहीं पता कहकर बात टाल दी। ये दूसरों की जिंदगी को बिल्कुल नजरअंदाज करने जैसा था। अगर तू ऊपर होता तो तू अब तक मर चुका होता। कम से कम तू अभी जिंदा है। औरत ने बेरुखी से आरव को देखा और फिर उसने सिर घुमाया और आरव को देखने से मना कर दिया। आरव चुप था। भले ये शब्द बिल्कुल बकवास थे, उसे मानना पड़ा कि जो उसने कहा वो सही था। आरव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की बड़ी कोशिश की। मैं बिल्कुल नहीं मर सकता। अगर मैं मर गया तो माँ और छोटी याओ का क्या होगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? कोई तरीका सोच, कोई तरीका सोच। ये क्या हो रहा है? अचानक आरव की आंखें चौड़ी खुल गईं और उसने कहा, मेरे शरीर के अंदर गूढ़ ऊर्जा क्यों गायब हो रही है? ये पहले से चली गई। औरत ने बेरुखी से कहा, मौत खाई के अंदर एक रहस्यमय ताकत है। जो भी इसमें उतरता है वो अपनी साधना खो देगा और एक आम इंसान बन जाएगा। चूंकि तेरे शरीर में गूढ़ ऊर्जा गायब हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि हम तल पर पहुंचने वाले हैं। जब यहाँ तक बोली, औरत मुड़ी और आरव को देखा, फिर बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वाकई आज तेरे साथ यहाँ मर जाऊंगी। तू जानती थी कि हम यहाँ नीचे कूदने के बाद मर जाएंगे, है ना? आरव धीमी आवाज में बोला।
औरत के मुंह के कोने थोड़े ऊपर मुड़े और एक खूबसूरत मुस्कान बनी और उसने कहा, तुझे अभी एहसास हुआ? अगर हम ऊपर मरते तो तुझे साफ तौर पर पता होना चाहिए कि मेरा क्या इंतजार करता है ना। बेशक ये तेरे लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता। भूत संप्रदाय के पास एक गुप्त तकनीक है जिसे आत्मा बांधना तकनीक कहते हैं। वो हमारी आत्माओं को बांध देंगे और हमें अपना गुलाम बना लेंगे। उस वक्त हम कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाएंगे। तू मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, आरव ने ताना मारा। ये औरत भूत संप्रदाय के खून हाथ से लड़ी और एक बेगुनाह दर्शक जैसे उसे इसमें घसीट लिया। पहले वो भूत संप्रदाय के पीछे से भाग सकते थे, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि वो वाकई मौत को बुलाएगी और उसे मौत खाई में कूदने को कहेगी। भले वो जानता था कि ये ज्यादातर इस औरत की गलती नहीं थी, पर वो अब भी खुश नहीं था। औरत मुस्कुराई और उसने कुछ नहीं कहा। वो इस आदमी की भावनाएं समझ पा रही थी, क्योंकि कोई भी दूसरों की वजह से मुसीबत में फंसने के बाद अच्छे मूड में नहीं होगा। जब देखा औरत खामोश हो गई, आरव ने औरत से बहस करना छोड़ दिया। वो एक पल खामोश रहा और फिर उसकी आंखें चमकी जैसे उसे कुछ सूझा हो। उसने औरत को थोड़ा खुद से दूर धकेला और फिर उसने अपना पेट थपथपाया और बोला, छोटे साथी, जल्दी बाहर आ और मुझे बचा। अगर तू अब भी बाहर नहीं आया तो तू वहां हमेशा नहीं रह पाएगा। इस पल वो परवाह करने की फिक्र नहीं कर सकता था कि कोई बाहरी यहाँ है, और वो सिर्फ उम्मीद लगा सकता था रहस्यमय छोटे साथी पर। बोलते ही बैंगनी रोशनी चमकी और बैंगनी नेवला आरव के कंधे पर आ गया। जब देखा इस बैंगनी नेवले को जो अचानक आया था, सफेद कपड़े वाली औरत की आंखें चौड़ी खुल गईं। यहाँ तक कि उसकी बेपरवाह और शांत स्वभाव के साथ वो इस छोटे साथी से चौंक गई थी जो अचानक सामने आया था। ये यहाँ कैसे आया? ये किस तरह का काला जानवर है? मैंने ऐसा काला जानवर क्यों कभी नहीं देखा? सवालों की एक लड़ी तुरंत औरत के दिमाग में चमकी। बैंगनी नेवला आने के बाद इसने अपना सिर आरव के गाल पर रगड़ा और फिर जैसे इसे कुछ गलत लगा, इसकी बड़ी आंखों ने चारों तरफ देखा और फिर इसने आरव को आंखों में उलझन भरे एक्सप्रेशन से देखा। छोटे साथी, क्या तेरे पास हमें बचाने का कोई तरीका है? आरव ने घबराए आवाज में पूछा जब उसने प्यारे छोटे साथी को देखा। बैंगनी नेवले ने पलकें झपकाई। इसने आरव को देखा, फिर सफेद कपड़े वाली औरत को देखा। उसके बाद इसने फिर से पलकें झपकाई, फिर आखिर में सिर हिलाया। आरव ने तुरंत राहत की सांस ली जब देखा छोटे साथी ने सिर हिलाया। इस पल वो कुछ नहीं चाहता था सिवाय इसके कि छोटे साथी को गले लगाए और चूमे। ये छोटा साथी सच में बहुत बहुत प्यारा है। बैंगनी नेवले ने अपने पंजों से आरव और सफेद कपड़े वाली औरत की तरफ इशारा किया और फिर इसने हवा में कुछ बार अपने पंजे हिलाए। तुरंत एक बैंगनी रोशनी की बाधा ने आरव और सफेद कपड़े वाली औरत को ढक लिया, और बैंगनी रोशनी की बाधा आने के बाद आरव और औरत के गिरने की रफ्तार तुरंत धीमी हो गई। आरव दिल में खुश हुआ जब महसूस किया कि उनके गिरने की रफ्तार धीमी हो गई है, और उसकी आंखें चमकी जब उसने बैंगनी नेवले को देखा। मैंने सच में खजाना उठा लिया। ये छोटा साथी बिल्कुल एक बड़ा खजाना है। न सिर्फ ये काले जानवरों को वश में कर सकता है, इसके पास ऐसी काबिलियत भी है। ये सच में एक बहुत बड़ा खजाना है। सफेद कपड़े वाली औरत दिल में बहुत चौंकी। उसने मुड़कर आरव को देखा और उसे लगा कि वो इस आदमी को थोड़ा समझ नहीं पा रही थी। पहले उसके पास 5 तत्व गूढ़ ऊर्जा थी, फिर वो एक ताबीज मास्टर था। अब उसने वाकई एक काला जानवर बुलाया, और ये काला जानवर यहाँ तक कि इतना रहस्यमय था कि यहाँ तक कि उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या वो सच में एक मजदूर शिष्य है? सफेद कपड़े वाली औरत को गहरा शक हुआ। छोटे साथी ने आरव और औरत के लिए एक बैंगनी रोशनी की बाधा बनाने के बाद वो आरव के भंवर दांतियान में घुस गया, और इसने सफेद कपड़े वाली औरत को दिल में बहुत चौंका दिया। वो कहाँ गया? वो अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए और इसके बारे में पूछा। आरव ने सफेद कपड़े वाली औरत को देखा और बोला, ये एक राज है। भावर दांतियान एक राज था, छोटा साथी भी एक राज था, और वो नहीं चाहता था कि दूसरे इन 2 राजों के बारे में जाने। खासकर ये औरत जो जबरदस्त ताकत रखती थी, क्योंकि अगर वो उसकी ताकत ठीक होने के बाद उसे काटकर पढ़ने का इरादा रखती और भावर दांतियान का अध्ययन करती, तो ये उसके लिए एक त्रासदी होती। ओह, औरत ने कहा। उसके बाद वो बहुत समझदार थी और इसके बारे में पूछना बंद कर दिया, क्योंकि सबके पास राज होते हैं, और वो इसे समझती थी। जब गिरने और कीचड़ में बदलने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, आरव का दिमाग सक्रिय हो गया। क्योंकि उसकी गोद में एक सुंदरी का नर्म शरीर था और वो एक आम आदमी था, तो वो बहुत कुदरती तौर पर कुछ आम प्रतिक्रियाएं दिखा रहा था।
उसकी गोद में औरत बहुत खूबसूरत थी और उसे सबसे खूबसूरत औरत कहा जा सकता था जिसे आरव ने अपनी जिंदगी में देखा था। पहले अगर वो ऐसी खूबसूरत औरत को देखता जो ऐसी जबरदस्त ताकत रखती थी, तो वो बिल्कुल उसे नाराज नहीं करता। ये इसलिए नहीं था कि वो हीन भावना महसूस करता था, बल्कि वो अपनी हदें जानता था। इस जैसी औरतें बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी थीं, और अगर कोई आम आदमी उस पर नजर रखता, तो वो इंसान बिल्कुल खुद को शर्मिंदा होने के लिए बुला रहा होता। बिल्कुल इस पल की तरह। चाहे औरत ने अपनी साधना खो दी हो, वो जो सहज गर्व रखती थी वो अब भी बहुत साफ था। भले औरत ने इसे जानबूझकर नहीं दिखाया, पर वो सच में इसे रखती थी। मिसाल के तौर पर, जब से उसने अपनी साधना खोई थी तब से अब तक उसने उससे कभी कुछ नहीं मांगा। आरव को लगा कि वो एक बहुत घमंडी औरत थी। अगर ये कोई आम वक्त होता, आरव बिल्कुल इस औरत पर अपने ख्याल नहीं रखता। पर इस पल वो कसकर गले लगे थे। भले उसके पास कोई गंदे ख्याल नहीं थे, उसके शरीर के पास थे। जैसे महसूस किया आरव के शरीर में अजीबपन, औरत का खूबसूरत चेहरा ठंडा हो गया, और उसने आरव को देखा जब उसने गहरी आवाज में कहा, क्या तू मरना चाहता है? भले ये सिर्फ एक वाक्य था, औरत ने एक दबंग और ताकतवर आभा निकाली जो बोलते वक्त नाराज नहीं लगती थी, और मारने का इरादा धुंधला धुंधला इससे निकल रहा था। जब महसूस किया औरत से निकलता मारने का इरादा, आरव की खोपड़ी थोड़ी सुन्न हो गई, और उसने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, जल्दबाजी मत कर। मेरा तेरी बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं है। इसके ऐसा होने की वजह यह है कि ये पूरी तरह कुदरती प्रतिक्रिया है। ये सच में कुदरती प्रतिक्रिया है। हम अब एक ही नाव पर हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम बिल्कुल आपस में टकराव में नहीं पड़ सकते। औरत नहीं बोली और वो बस आरव को घूरती रही। आरव शर्मिंदगी से मुस्कुराया और बोला, हमारी किस्मत अब भी अनजान है, तो मैं भला ऐसे ख्याल कैसे रख सकता हूँ? ये सच है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और ये मेरे शरीर की खुद की कुदरती प्रतिक्रिया है। तुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। आरव के पास ये सब गारंटी देने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले इस औरत ने अपनी साधना खो दी हो, आरव गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता था कि उसके पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं है। इतना ही नहीं, बिल्कुल जैसे उसने कहा था, वो दोनों एक ही नाव पर थे, और उन्हें एक छोटी गलतफहमी की वजह से आपसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। औरत ने थोड़ी देर आरव को देखा, और फिर उसने मुड़कर दूसरी दिशा में देखा, क्योंकि वो जैसे महसूस करती थी कि आरव सच बोल रहा था। आरव ने राहत की सांस ली जब ये देखा। इस औरत की साधनाशील हो चुकी है, पर उसकी नजर और दबंग आभा वाकई इतनी तेज है। वाकई एक्सपर्ट की उम्मीद के मुताबिक। पहले वाली शर्मिंदगी भरी घटना के साथ दोनों में से कोई और नहीं बोला, और सिर्फ सांस लेने की आवाज गूंजी, जिससे बैंगनी रोशनी की बाधा के अंदर माहौल तुरंत थोड़ा भारी हो गया। एक अनजान वक्त बाद आरव ने अचानक आंखें खोली, और उसकी आंखों में बहुत साफ जोश और खुशी थी, क्योंकि उसके पैरों ने ठोस जमीन छू ली थी। वो तल पर पहुंच चुके थे। उसी वक्त सफेद कपड़े वाली औरत ने भी आंखें खोली। दोनों ने नजरें मिलाई, फिर उनकी नजरें तुरंत अलग हुई, और उनकी नजरें बैंगनी रोशनी की बाधा से गुजरी और दूरी की तरफ गईं। जब देखा दूरी में और पैरों के नीचे का नजारा साफ, उनके एक्सप्रेशन तुरंत गंभीर हो गए। उन्होंने क्या देखा? तारांकन अध्याय 33 मालामाल हो गए। हड्डियां। घनी घनी हड्डियां आंखों के सामने भरी थीं। ये हड्डियां इंसानों और काले जानवरों दोनों की थीं, और वो जमीन पर मोटी परत बनाकर ढेर थीं, जिससे ये नजारा बहुत डरावना और रहस्यमय लग रहा था। जब देखा ये हड्डियां, आरव ने त्योरी चढ़ाई। ये जगह साफ तौर पर कोई अच्छी जगह नहीं है। अब जब मैं और सफेद कपड़े वाली औरत दोनों ने अपनी साधना पूरी तरह खो दी है, हालत बहुत खराब है। जब यहाँ तक सोचा, आरव ने सिर घुमाकर बगल में सफेद कपड़े वाली औरत को देखा, और जब देखा औरत की भौहें भी कसकर सिकुड़ी थी, उसका दिल तुरंत बैठ गया। उसने कहा, यहाँ तक कि तू भी इस जगह से अनजान है। जब सुना आरव को, उसने उसे देखा और बोली, तलवार संप्रदाय के रिकॉर्ड के मुताबिक, मौत खाए एक जगह है जिसे काले जानवर इंसानों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी इंसान बिना इजाजत मौत पर्वत श्रृंखला में घुसता है, वो काले जानवरों द्वारा मार दिया जाएगा और फिर मौत खाई में फेंक दिया जाएगा। जब यहाँ तक बोली, औरत ने चारों तरफ नजर घुमाई और धीमी आवाज में बोली, पर यहाँ की हालत देखकर ये सतह पर लगने जितना आसान नहीं है। आरव थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, क्या हम संचार ताबीज इस्तेमाल करके तलवार संप्रदाय के लोगों को खबर कर सकते हैं? औरत ने सिर हिलाया। उसने थोड़ा ऊपर किरमिजी लाल धुंध की तरफ देखा, और फिर उसके नाजुक चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन का एक निशान आया जब वो बुदबुदाई।
यहाँ एक तरह की अजीब ऊर्जा है और ये नियमों की ऊर्जा है। जब यहाँ तक बोली, उसकी आंखों में लालच का एक निशान दिखा और फिर उसने बेरुखी से आरव को देखा और बोली, मुझसे मत पूछना कि नियम क्या है, क्योंकि तू समझेगा नहीं, चाहे मैं तुझे बता दूं। तू बहुत कमाल है, पर क्या तू अब भी एक आम इंसान नहीं है? आरव ने होंठ चबाए और दिल में थोड़ा नाराज हुआ। उसने पहले नियमों के बारे में पूछने का इरादा किया था, पर अब जब औरत ने इस तरह बोला, तो वो सिर्फ इस ख्याल को छोड़ सकता था। आरव ने उसे शर्मिंदा करने का मौका देना बंद कर दिया। उसने वो स्पेस अंगूठी निकाली जो उसने पहले खून हाथ से छीनी थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें घुसी। जब देखा उसके अंदर के खजाने, आरव तुरंत खुशी भरे एक्सप्रेशन से भर गया। बस ऊर्जा पत्थर ही 30,000 से कम नहीं थे और ऊर्जा पत्थरों के अलावा करीब 20 से ज्यादा खजाने थे। इतना ही नहीं, इन खजानों में एक तलवार भी थी। आरव तुरंत जोश में आ गया जब देखा ये तलवार, क्योंकि ये तलवार वाकई एक गूढ़ रैंक तलवार थी। भले ये सिर्फ निम्न ग्रेड गूढ़ रैंक तलवार थी, ये अब भी गूढ़ रैंक पर थी। आखिर यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय के कई बाहरी दरबार शिष्यों के पास भी गूढ़ रैंक खजाने नहीं थे। पर इस तलवार के अलावा जो गूढ़ रैंक पर थी, बाकी खजाने ऊंचे दर्जे के पीले रंग खजाने थे और इसने आरव को थोड़ा मायूस किया। पर बहुत देर नहीं हुई कि वो अब मायूस नहीं था, क्योंकि स्पेस अंगूठी के अंदर 3 ग्रंथ थे और वो सब वाकई तकनीकें थी। वो क्रमशः एक निम्न ग्रेड गूढ़ रैंक तकनीक खून प्यासा वार, एक ऊंचे दर्जे की पीले रैंक चाल तकनीक तेज हवा कदम और एक निम्न ग्रेड गूढ़ रैंक तकनीक काला ड्रैगन लहर थी। आरव को औरत की मौजूदगी से कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई और उसने तीनों ग्रंथ निकाल लिए। ठीक जब वो उन्हें देखने वाला था, औरत अचानक बोली, तेज हवा कदम के अलावा तू बाकी 2 तकनीकें नहीं सीख सकता। आरव चौंका और फिर उसने पूछा, क्यों? ये गूढ़ रैंक तकनीकें हैं। जैसे उसे कुछ सूझा, आरव ने शक से औरत को देखा और बोला, तू इन 2 गूढ़ रैंक तकनीकों पर नजर तो नहीं गड़ा रही है ना? बोलते ही आरव को जितना सोचा उतना ज्यादा इसकी संभावना लगी और वो अनजाने में औरत से थोड़ा दूर हट गया। जब सुना आरव को और देखा उसके काम, औरत की पलकें फड़की और उसका सीना अचानक और तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। पर अगले पल में उसने अपनी शांति वापस पा ली और बेरुखी से बोली, जैसा तुझे ठीक लगे कर। किसी भी हालत में तू अपनी अभी की ताकत से भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के पीछा से बच पाने वाला है। आरव चौंका जब ये सुना। वो समझ सकता था भूत संप्रदाय के पीछा का सामना करना, पर तलवार संप्रदाय भी उसका पीछा क्यों करना चाहेगा? जब देखा कि औरत झूठ नहीं बोल रही लगती, आरव एक पल हिचका और बोला, ये सिर्फ 2 निम्न ग्रेड गूढ़ रैंक है। क्या इसके लिए इतना जरूरी है? औरत पहले आरव से बात करने का इरादा नहीं रखती थी, पर जब सोचा कि आरव तलवार संप्रदाय का शिष्य है और ये बहुत मुमकिन है कि वो तलवार संप्रदाय की अगली पीढ़ी का अगुवा बनेगा, तो वो नहीं चाहती थी कि आरव गलत रास्ते पर गिरे। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय कट्टर दुश्मन है। जब तक संप्रदायों के मेंबर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो आम तौर पर लड़ाई में उलझ जाते हैं। अगर तू भूत संप्रदाय की तकनीकें सीखता है तो तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के शिष्य बिल्कुल तुझे नहीं छोड़ेंगे और भूत संप्रदाय तलवार संप्रदाय के मेंबर को अपनी तकनीकें सीखने नहीं देगा। सबसे अहम, खून हाथ की तकनीकों को माध्यम के तौर पर खून चाहिए और तू करीब 10,000 लोगों को मारे बिना इसकी बुनियाद भी नहीं सीख पाएगा। करीब 10,000 लोगों को मारना। आरव थोड़ा शक में था तो उसने ग्रंथ खोला और उसमें देखा। जब देखा 2 तकनीकों का परिचय, वो मदद के बिना कड़वी हंसी नहीं हंस पाया। बिल्कुल जैसे औरत ने कहा था, इन तकनीकों को माध्यम के तौर पर खून चाहिए था और अगर वो इन्हें उस स्तर तक सीखने का इरादा रखता जो खून हाथ ने हासिल किया था, तो ये कुछ दसियों हजार लोगों को मारे बिना पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन होगा। वो मारेगा, पर वो सिर्फ उन्हें मारेगा जो उसे नाराज करे। जहां तक साधना के लिए मारने की बात है, वो खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला पाता था। आखिर में आरव ने इन 2 तकनीकों को छोड़ दिया। एक तरफ ये इसलिए था क्योंकि वो खुद को इतने लोगों को मारने के लिए नहीं ला पा रहा था और दूसरी तरफ वो शायद सच में एक बार इसे सीखने पर दोनों संप्रदायों के पीछा का सामना करेगा। भले गूढ़ रैंक तकनीकें बढ़िया थी, उसकी जिंदगी और ज्यादा अहम थी। जब देखा आरव का अनिच्छुक और न चाहते वाला एक्सप्रेशन, औरत ने ठंडी आवाज में गुर्राया और बोली, ये सिर्फ 2 तकनीकें हैं। क्या तुझे इतना अनिच्छुक होना है? ऐसा नहीं है कि मेरे तलवार संप्रदाय के पास कोई अच्छी तकनीक नहीं है। जब ये सुना, आरव भड़क गया और बोला, क्या तू आलोचना करना बंद कर सकती है? क्या तू जानती है कि मैंने क्या सीखा है?
मैंने तलवार संप्रदाय की बुनियादी साधना तकनीक और बुनियादी तलवार तकनीक सीखी है। सबसे अच्छी तकनीक जो मेरे पास है, ऊर्जा बांट तलवार तकनीक, वो कुछ था जो मुझे सिर्फ किस्मत से मिला, और वो तरह की थी जो हाथ से नकल की गई थी और जिसमें कोई टिप्पणी नहीं थी। क्या तू सोचती है कि ये मेरे लिए आसान है? जब देखा आरव को गुस्से से भरे बैल जैसा, औरत ने मजाक उड़ाया और बोली, क्या ये सिर्फ तकनीकें नहीं है? बोलते हुए उसकी कलाई पलटी और उसने एक ग्रंथ आरव की तरफ फेंका। जब उसने कहा, ये एक मिड ग्रेड गूढ़ रैंक तकनीक है, तलवार की आभा उंगली। जब उन्नत अवस्था तक सीख ली जाए तो तलवार की आभा अंतहीन होगी जब तक गूढ़ ऊर्जा बाकी है। आरव लाल हो गया जब औरत ने उसे बेनकाब किया, पर वो दिल में बहुत जोश में था। क्योंकि ये तलवार की आभा उंगली शायद वो तकनीक थी जो औरत ने खून हाथ के खिलाफ आखिरी टक्कर में इस्तेमाल की थी। जब सोचा आसमान को ढकने वाली तलवार की आभा के बारे में, आरव बहुत जोश में था और उसने कहा, मिड ग्रेड गूढ़ रैंक। मेरे पास भी एक गूढ़ रैंक तकनीक है। वो जोश में कैसे नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि बुजुर्ग कियान जैसे बाहरी दरबार बुजुर्गों के पास भी मिड ग्रेड गूढ़ रैंक तकनीकें नहीं थी। आरव की आंखें चमकी जब उसने ग्रंथ खोला और उसमें देखा। उसने आंखें उठाकर औरत को देखा और बोला, क्या ये टिप्पणियां तेरी है? औरत ने आरव को देखा पर एक शब्द नहीं बोली। आरव इससे नाराज नहीं हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया। ये शब्द दिल से और सच्चे थे। क्योंकि गूढ़ रैंक तकनीकें बहुत कीमती थी, पर इस औरत ने हिचकिचाए बिना उसे दे दी। इतना ही नहीं, ये एक तकनीक थी जिसमें टिप्पणियां थी। दूसरे शब्दों में, जब वो भविष्य में इस तकनीक को सीखेगा तो वो बिल्कुल आधी मेहनत से दोगुना नतीजा पा सकेगा। इसे मुझे बचाने के बदले में ले ले। औरत बेरुखी से बोली और फिर वो जैसे कुछ सोच गई और बोली, खून हाथ की उस खूनी तलवार को इस्तेमाल मत करना। आरव चौंका जब ये सुना। मैं तो खूनी तलवार को लगभग भूल ही गया था। कलाई पलटने के साथ खूनी तलवार उसके हाथ में आ गई। जैसे ही ये आए, खून की तेज बदबू का एक लड़ी उस पर हमला किया। आरव ने त्योरी चढ़ाई और उसने जबरदस्ती खून की उस बदबू को सहा जब उसने इसे ध्यान से देखा। हाथ में खूनी तलवार 1 मीटर से ज्यादा लंबी और करीब 5 उंगलियां चौड़ी थी और हैंडल पर कई खोपड़ियां उकेरी थी। तलवार किरमिजी लाल रंग की थी जैसे ताजे खून से ढली हो, और जब उसने ध्यान से देखा, आरव को एहसास हुआ कि लाल तरल वाकई इस तलवार के अंदर बह रहा था। वो एक मिड ग्रेड गूढ़ रैंक खजाना है। औरत ने आरव के हाथ में खूनी तलवार को देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, ये एक खजाना है जो बढ़ सकता है। इसकी अभी की हालत के आधार पर ये कुछ दसियों हजार लोगों का खून पीने के बाद गूढ़ रैंक के टॉप ग्रेड में आगे बढ़ पाने वाला है। मिड ग्रेड गूढ़ रैंक। आरव की आंखें चमकी। क्या खजाना है। भली लड़ाई में साधना रैंक अहम थी, तकनीकें और खजाने भी उतने ही अहम थे। जब देखा आरव की आंखें चमकी, औरत ने धीमी आवाज में कहा, इस खूनी तलवार ने मेरे तलवार संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों को मारा है, तो मैं बिल्कुल तुझे मार दूंगी अगर तूने इसे इस्तेमाल किया। आरव की मुस्कान तुरंत रुक गई जब ये सुना और उसने कहा, क्या तू मुझे धमका रही है? उसका उसूल था कि अगर दूसरे उसका सम्मान करें तो वो दूसरों का सम्मान करेगा, और अगर दूसरे उसे धमकाएं तो चाहे वो कोई भी हो, वो उस इंसान को दुश्मन मानेगा। तो क्या अगर मैं हूं, तो क्या अगर मैं नहीं हूं? औरत ने आरव को देखा जब उसने शांति से बोला। आरव ने खूनी तलवार रख दी और बोला, अगर तू है तो हम दुश्मन हैं, और मैं अपने दुश्मनों पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, चाहे वो दुश्मन सुंदरी हो या तलवार संप्रदाय की शिष्या। बोलते ही आरव ने पहले से मारने का इरादा जगा लिया था। उसके पास औरत को न मारने के कई कारण थे, पर उसे मारने के कारण उनसे ज्यादा थे। मिसाल के तौर पर, औरत उसके कुछ राज जानती थी और बस ये अकेला उसके लिए उसे मारने का काफी कारण था। ये तो छोड़ो कि उसने उसे धमकाया भी था। तू मुझे मारना चाहता है? सफेद कपड़े वाली औरत ने शरारती मुस्कान दिखाई। तारांकन अध्याय 34 अनचाहा हादसा। आरव का दिल हिल गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये वाकई उसकी नजरों में आ जाएगा। उसने औरत को लंबे वक्त तक देखा, फिर बोला, चाहे कुछ भी हो, मुझे माना जा सकता है कि मैंने तुझे बचाया। तू इससे इनकार नहीं करती है ना? तूने मुझे बचाया। औरत ने इनकार नहीं किया। आरव बोला और कहा, मुझे ये बड़ी उम्मीद नहीं है कि तू एहसानमंद महसूस करे, पर मैं ये उम्मीद नहीं करता कि जिसको मैंने बचाया वो एहसान फरामोश निकले। तलवार संप्रदाय में तेरा रुतबा कम नहीं है, और तेरी ताकत बहुत जबरदस्त है। तेरी पसंद और काम करने के उसूल सब तेरी परेशानी है, जबकि मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि वो मुझे बताए कि मुझे कैसे काम करना है या मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि वो उसके खिलाफ कदम उठाना नहीं चाहता था, पर उसने छोड़ दिया जब देखा उसकी शरारती मुस्कान।
आरव यकीन नहीं करता था कि औरत के स्तर की एक्सपर्ट के पास कोई जान बचाने की काबिलियत नहीं होगी। इतना ही नहीं, वो अभी एक बेबस हालत में थे और वो उनके बीच अंदरूनी झगड़ा नहीं जगाना चाहता था। औरत थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, तू तलवार संप्रदाय का शिष्य है, तो तेरे लिए भूत संप्रदाय का खजाना इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, जो तलवार संप्रदाय के शिष्यों के खून से ढका है। आरव ने कहा, मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक मजदूर शिष्य हूँ और एक मजदूर शिष्य को तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं माना जाता। इसका क्या मतलब है? औरत ने आरव को देखा और धीमी आवाज में कहा। आरव ने कहा, कुछ खास नहीं। मैं बस नहीं चाहता कि दूसरे मुझे बताएं कि क्या करना है। बेशक, अगर तुझे ये पसंद नहीं, तो मैं इस जगह से निकलने के बाद महाकिन साम्राज्य लौट जाऊंगा। किसी भी हालत में मैं एक ताबीज मास्टर हूँ और मुझे अपने भविष्य की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तलवार संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपना गुस्सा निकालना चाहता था। इतना ही नहीं, अगर उसके पीछे एक संप्रदाय सहारे के तौर पर होता, तो उसके पास दुनिया में घूमते वक्त एक सुरक्षा होती। पर अगर उसके सामने वाली ये औरत छोटी सोच वाली होती और उनके जाने के बाद उसके लिए परेशानी खड़ी करती, तो उसके पास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। संप्रदाय से गद्दारी की सजा मौत है। औरत धीमी आवाज में बोली। आरव ने सिर हिलाया और बोला, मेरी जानकारी के मुताबिक मजदूर शिष्य सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें तलवार संप्रदाय ने मर्त्य लोक से संप्रदाय की सफाई के लिए भर्ती किया है, और मजदूर शिष्यों के नाम तलवार संप्रदाय के नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं होते। दूसरे शब्दों में, मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ। चूंकि मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ, तो मैं इससे गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? औरत खामोश हो गई। अगर ये कोई और इंसान होता, और यहाँ तक कि अगर वो बाहरी दरबार रैंकिंग पर उन असाधारण जीनियस में से एक होता जो ये शब्द बोलता, तो वो नफरत से हंसती और मजाक उड़ाती। पर आरव नाम का ये आदमी अलग था। उसके पास सोना तत्व गूढ़ ऊर्जा थी और वो एक ताबीज मास्टर था। इतना ही नहीं, उसकी ताकत सबसे मजबूत थी उन नश्वर लोक के एक्सपर्ट में जो उसने अपनी जिंदगी में देखे थे। अगर ऐसा शिष्य तलवार संप्रदाय छोड़ देता, तो ये तलवार संप्रदाय का नुकसान होता। जब यहाँ तक सोचा, औरत बोली, मुझे तेरे निजी मामलों की परवाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तू भूत संप्रदाय के पीछा से नहीं डरता, तो उस खूनी तलवार का इस्तेमाल कर। आरव ने मुस्कान दिखाई जब देखा औरत ने समझौता किया, और उसने कहा, मैंने कभी इस खूनी तलवार को इस्तेमाल करने का इरादा नहीं किया। मैं तलवार कौशल सीखता हूँ, तो मैं भला एक ब्लेड कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब सुना उसे, औरत समझ गई। नश्वर लोक का ये बंदा उस पर मारने का इरादा जगा रहा था और संप्रदाय छोड़ने की बात कर रहा था क्योंकि उसने उसे धमकाया था। जब यहाँ तक सोचा, औरत ने आरव को देखा और दिल में कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि नश्वर लोक का एक साधक वाकई ऐसा अटल चरित्र और संकल्प रखेगा। मैंने अभी अभी सच में उसे कमाका। उनके बीच टकराव सुझाने के बाद आरव ने चारों तरफ नजर डाली। शायद इसलिए क्योंकि लगभग रात थी, चारों तरफ रोशनी लगातार कम हो गई थी। बेशक, चाहे दिन होता, उनकी नजर का दायरा 100 कदम से ज्यादा नहीं पहुंचता, जबकि लाल रंग की धुंध यहाँ मौजूद थी। अगर हम यहाँ कुछ न करते बैठे रहे तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्या तेरे पास कोई ख्याल है? आरव ने पूछा। नहीं। औरत का जवाब बहुत सीधा था। आरव ने कभी उम्मीद नहीं रखी थी कि उसके पास कोई ख्याल होगा। वो दक्षिण की तरफ चला, पर उसने देखा कि धुंध अब भी सामने के इलाके को ढके थी, जबकि जमीन अब भी हड्डियों से ढकी थी। वो चलना बंद कर दिया और फिर वो जहां से शुरू किया था वहां वापस चला और बोला, हमारे पास यहाँ खाना नहीं है, नहीं पानी है। अगर ये चलता रहा तो हम बिल्कुल चारों तरफ के कंकालों का हिस्सा बन जाएंगे। भले दोनों साधक थे, उन्हें अब भी खाना और पीना था, खासकर अभी की हालत में जब उनकी साधनाएं सील थी। क्या तेरे पास कोई ख्याल है? औरत ने पूछा। आरव ने थोड़ी देर गहराई से सोचा और फिर उसने कहा, हम दक्षिण चलेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि क्या हम इस जगह से निकल पाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि ये खाए गोल है। दक्षिण क्यों? औरत ने त्योरी चढ़ाकर ये सवाल पूछा। तलवार संप्रदाय दक्षिण में है, आरव ने समझाया। औरत ने सिर हिलाया और बोली, उन हालात में जब हमारे पास गूढ़ ऊर्जा थी, तो मौत पर्वत श्रृंखला से सांप जंगल तक जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। पर हमारी साधनाएं इस पल सील हो चुकी हैं। चाहे हम दक्षिण की तरफ चलकर सांप जंगल के बाहर कहीं निकल पाएं, ये बिल्कुल 10 दिन से ज्यादा वक्त लिए बिना पूरा करना नामुमकिन होगा। क्या हम 10 दिन से ज्यादा वक्त तक बिना खाए पिए जिंदा रह पाएंगे? आरव हंसा और बोला, तुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है।
बोलते हुए उसने दिल में आदेश दिया और उस 9वें दर्जे के काले जानवर को बुलाया। दूसर भेड़िया आरव द्वारा बुलाए जाने से बहुत नाराज था और उसने गुस्से से आरव को घूरा, क्योंकि वो वहां अंदर बहुत आराम में था। सफेद कपड़े वाली औरत चौंक गई जब देखा एक 9वें दर्जे का काला जानवर आया। उसने काले जानवर को देखा, फिर गहराई से आरव को देखा। जब देखा दूसर भेड़िया वाकई उसे घूर रहा है, आरव मदद के बिना थोड़ा भड़क गया और उसने गुस्से से कहा, क्या घूर रहा है? बोलते हुए उसने दक्षिण की तरफ इशारा किया और बोला, हमें उस दिशा में ले चल, वरना बस भाड़ में जा। मैं मुफ्तखोर लोगों को नहीं पालता, मेरा मतलब भेड़िया है। जब सुना आरव को, दूसर भेड़िया लंबे वक्त तक हिचकिचाया, पर उसने आखिर में समझौता कर लिया। वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था जो ऊर्जा से भरी थी, और वो छोटे साथी को नाराज नहीं करना चाहता था। जब देखा दूसर भेड़िया ने समझौता किया, आरव कूदकर दूसर भेड़िए की पीठ पर चढ़ गया और फिर उसने औरत को देखा और बोला, ऊपर आ जा। इसके यहाँ होने से हमें खुद चलने की जरूरत नहीं है। औरत ने दूसर भेड़िए को देखा और फिर वो कूदकर आरव के पीछे उतरी। वो आरव से थोड़ा दूर उतरी और इसने आरव को थोड़ा मायूस किया। उसने पहले औरत को अपने सामने बिठाने का इरादा किया था और फिर औरत को गले लगाकर भेड़िए को तेजी से आगे दौड़ने को कहता। बदकिस्मती से ये योजना चलने से पहले ही मर गई। उसने दूसर भेड़िए को थपथपाया और ये समझ गया कि उसका क्या मतलब था। ये दूसर परछाई में बदल गया जो आगे की तरफ दौड़ी। दूसर भेड़िया करीब 2 घंटे तेजी से भागा। रास्ते भर जमीन पूरी तरह हड्डियों से ढकी थी। इसने आरव और औरत के एक्सप्रेशन को भारी बना दिया। दूसर भेड़िए की रफ्तार के साथ ये 2 घंटे में 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम था, पर 150 किलोमीटर से ज्यादा की ये दूरी हड्डियों से ढकी थी। इसने दोनों को दिल में चौंका दिया और वो सोच रहे थे कि आखिर यहाँ कितनी जिंदगियां दफन है। इतना ही नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसर भेड़िए के 1 और घंटे तेजी से भागने के बाद आसमान पहले से पूरी तरह काला हो चुका था और उनके आगे एक घना अंधेरा था। आरव इसके लिए लाचार था और वो सिर्फ दूसर भेड़िए को रुकने के लिए कह सकता था। उसने एक चांद रोशनी पत्थर निकाला और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं जब उसने आगे देखा। ये मौत खाई बहुत रहस्यमय थी। रास्ते भर जमीन हड्डियों से ढकी थी और यहाँ तक कि वो लाल धुंध भी थी, जिससे ये पूरी तरह रहस्यमय आभा से भरी थी। चाहे उन हड्डियों और धुंध के अलावा जो उन्होंने रास्ते भर देखी, कुछ भी जो उनके लिए खतरा हो सामने नहीं आया था, पर आरव को लगातार लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उसी वक्त औरत अचानक बोली, तूने इस 9वें दर्जे के काले जानवर को कैसे वश में किया? वो इस मामले से बहुत उलझन में थी। आखिर काले जानवरों को इंसानों के लिए बिल्कुल अच्छी छाप नहीं थी और उन्हें इंसान के आगे झुकाना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन था। पर आरव के पास वाकई 2 काले जानवर थे और ये दोनों काले जानवर उसकी हर बात मानते थे। अगर उसने इसे अपनी 2 आंखों से नहीं देखा होता तो वो बिल्कुल यकीन नहीं करती। आकर्षण, जब मैं इससे नेदा भेड़िया घाटी में मिला तो ये मेरे आकर्षण से वश में हो गया। उसके बाद इसने मुझे छोड़ने से मना कर दिया। बिल्कुल इसी तरह ये मुझसे चिपक गया। आरव ने चारों तरफ नजर डाली जब उसने लापरवाही से बहाना बनाया। क्या मैं बहुत बेवकूफ लगती हूँ? औरत सपाट आवाज में बोली। आरव ने कहा, मुझे लगता है कि तुझे इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हम इस जगह से कैसे निकले, न कि इस बात की कि ये दूसर भेड़िया मेरे बगल में क्यों है। तेरी ताकत इतनी जबरदस्त है और तेरा ज्ञान इतना विशाल है, तो क्या हो सकता है कि तेरे पास कोई ख्याल बिल्कुल ना हो, या इस सब के बारे में कोई सोच बिल्कुल ना हो? क्या हो सकता है कि तू सच में मौत से नहीं डरती? मेरे पास कोई ख्याल नहीं है और मेरे पास कोई सोच भी नहीं है। क्या तू सच में मौत से नहीं डरती? आरव ने औरत को देखा जब उसने ये सवाल पूछा। रास्ते भर उनका रास्ता खतरे से भरा था, पर इस औरत ने घबराहट या डर का जरा सा भी निशान नहीं दिखाया। यहाँ तक कि उस पल जब वो खाई से गिर रहे थे, औरत अब भी शांत और संयत थी। कहने की जरूरत नहीं, वो सच में उसके प्रति थोड़ी तारीफ महसूस करता था। तलवार संप्रदाय के शिष्य मर सकते हैं, पर उनके दिलों में डर नहीं हो सकता। औरत आरव को सीख देती लग रही थी। आरव ने आंखें घुमाई और बोला, अगर तू कहना चाहती है कि मैं मौत से डरता हूँ, तो साफ साफ बोल, तू मौत से नहीं डरता। क्यों? आरव ने जिज्ञासा से पूछा। औरत ने बेरुखी से आरव को देखा और बोली, अगर तू मौत से डरता, तो तू खून हाथ को मारने के लिए कदम नहीं उठाता। अगर तू मौत से डरता, तो तू मुझे साथ लेकर भागता नहीं। ये चरित्र और स्वभाव तेरा तलवार के रास्ते में साधना करने के लिए बहुत उपयुक्त है।
बोलते हुए औरत की आंखों में वाकई तारीफ का एक निशान दिखा। चीख। ठीक जब आरव कुछ बोलने वाला था, एक तेज और कान फाड़ने वाली चीख अचानक उनके ऊपर गूंजी। इस पहली चीख के साथ दूसरी और तीसरी चीख लगातार गूंजी और बहुत देर नहीं हुई कि तेज और कान फाड़ने वाली चीखें चारों तरफ गूंजने लगी। आरव का एक्सप्रेशन तेजी से बदल गया जब सुना ये चीखें और फिर उसने आसमान में देखा। आसमान हरी रोशनी के कई जोड़ों से ढका था। भले वो इन काले जानवरों का दिखावा साफ नहीं देख पा रहा था, आरव जानता था कि ये हरी रोशनी के बिंदु बिल्कुल उन काले जानवरों की आंखें थी। जहां तक 9वें दर्जे के धूसर भेड़िए की बात है, इसने इसके बजाय डरा हुआ एक्सप्रेशन दिखाया और इसका शरीर कांपा जबकि ये जमीन पर लेट गया और हिलने से मना कर दिया। अगर इसके साथ भेड़ियों का झुंड होता तो ये इन काले जानवरों से नहीं डरता जो रैंक में इससे कम थे। पर दिक्कत ये थी कि ये उनके इलाके में था तो ये सिर्फ मौत आने का इंतजार कर सकता था। 8वें दर्जे के काले जानवर रात पक्षी। ये दिन में सोते हैं और रात में निकलते हैं और इन्हें झुंड में चलना पसंद है। इनका पसंदीदा खाना इंसानी दिमाग है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे काले जानवर वाकई मौत खाए के अंदर रहते थे। सफेद कपड़े वाली औरत बुदबुदाई जबकि उसने आसमान में घनी हरी रोशनी के बिंदुओं को देखा। क्या तू हमारे जिंदा बचने का तरीका बता सकती है? आरव गुस्से से बोला। औरत ने सिर हिलाया और बोली, चाहे मेरी साधना सील न होती, मुझे ऐसे काले जानवरों से डरना पड़ता जो झुंड में चलते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम आखिर में भी मौत से बच नहीं पाएंगे। औरत ने बोलना खत्म किया ही था कि आसमान में घने हरे रोशनी के बिंदु आरव और उसके नीचे की तरफ दौड़े। तारांकन अध्याय 35 खून की नस्ल का दबाव। हड्डियां। घनी घनी हड्डियां आंखों में भरी थी। ये हड्डियां इंसानों और काले जानवरों दोनों की थीं और वो जमीन पर मोटी परत बनाकर ढेर थी, जिससे ये नजारा बहुत डरावना और रहस्यमय लग रहा था। जब देखा ये हड्डियां, आरव ने त्योरी चढ़ाई। ये जगह साफ तौर पर कोई अच्छी जगह नहीं है। अब जब मैं और सफेद कपड़े वाली औरत दोनों ने अपनी साधनाएं पूरी तरह खो दी हैं, हालत बहुत खराब है। जब यहाँ तक सोचा, आरव ने सिर घुमाकर बगल में सफेद कपड़े वाली औरत को देखा और जब देखा औरत की भौहें भी कसकर सिकुड़ी थी, उसका दिल तुरंत बैठ गया। उसने कहा, यहाँ तक कि तू भी इस जगह से अनजान है। जब सुना आरव को, उसने उसे देखा और बोली, तलवार संप्रदाय के रिकॉर्ड के मुताबिक मौत खाए एक जगह है जिसे काले जानवर इंसानों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी इंसान बिना इजाजत मौत पर्वत श्रृंखला में घुसता है वो काले जानवरों द्वारा मार दिया जाएगा और फिर मौत खाए में फेंक दिया जाएगा। जब यहाँ तक बोली, औरत ने चारों तरफ नजर घुमाई और धीमी आवाज में बोली, पर यहाँ की हालत देखकर ये सतह पर लगने जितना आसान नहीं है। आरव थोड़ी देर खामोश रहा फिर बोला, क्या हम संचार ताबीज इस्तेमाल करके तलवार संप्रदाय के लोगों को खबर कर सकते हैं? औरत ने सिर हिलाया। उसने थोड़ा ऊपर किरमिजी लाल धुंध की तरफ देखा और फिर उसके नाजुक चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन का एक निशान आया जब वो बुदबुदाई। यहाँ एक तरह की अजीब ऊर्जा है और ये नियमों की ऊर्जा है। जब यहाँ तक बोली, उसकी आंखों में लालच का एक निशान दिखा और फिर उसने बेरुखी से आरव को देखा और बोली, मुझसे मत पूछना कि नियम क्या है क्योंकि तू समझेगा नहीं, चाहे मैं तुझे बता दूं। तू बहुत कमाल है, पर क्या तू अब भी एक आम इंसान नहीं है? आरव ने होंठ चबाए और दिल में थोड़ा नाराज हुआ। उसने पहले नियमों के बारे में पूछने का इरादा किया था, पर अब जब औरत ने इस तरह बोला, तो वो सिर्फ इस ख्याल को छोड़ सकता था। आरव ने उसे शर्मिंदा करने का मौका देना बंद कर दिया। उसने वो स्पेस अंगूठी निकाली जो उसने पहले खून हाथ से छीनी थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें घुसी। जब देखा उसके अंदर के खजाने, आरव तुरंत खुशी भरे एक्सप्रेशन से भर गया। बस ऊर्जा पत्थर ही 30,000 से कम नहीं थे और ऊर्जा पत्थरों के अलावा करीब 20 से ज्यादा खजाने थे। इतना ही नहीं, इन खजानों में एक तलवार भी थी। आरव तुरंत जोश में आ गया जब देखा ये तलवार, क्योंकि ये तलवार वाकई एक गूढ़ रैंक तलवार थी। भले ये सिर्फ निम्न ग्रेड गूढ़ रैंक तलवार थी, ये अब भी गूढ़ रैंक पर थी। आखिर यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय के कई बाहरी दरबार शिष्यों के पास भी गूढ़ रैंक खजाने नहीं थे। पर इस तलवार के अलावा जो गूढ़ रैंक पर थी, बाकी खजाने ऊंचे दर्जे के पीले रंग खजाने थे और इसने आरव को थोड़ा मायूस किया। पर बहुत देर नहीं हुई कि वो अब मायूस नहीं था, क्योंकि स्पेस अंगूठी के अंदर 3 ग्रंथ थे और वो सब वाकई तकनीकें थी। वो क्रमशः एक निम्न ग्रेड गूढ़ रैंक तकनीक खून प्यासा वार, एक ऊंचे दर्जे की पीले रैंक चाल तकनीक तेज हवा कदम और एक निम्न ग्रेड गूढ़ रैंक तकनीक काला ड्रैगन लहर थी। आरव को औरत की मौजूदगी से कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई और उसने तीनों ग्रंथ निकाल लिए।
ठीक जब वो उन्हें देखने वाला था, औरत अचानक बोली, तेज हवा कदम के अलावा तू बाकी दो तकनीकें नहीं सीख सकता। आरव चौंका और फिर उसने पूछा, क्यों? ये गूढ़ तकनीकें हैं। जैसे उसे कुछ सूझा, आरव ने शक से औरत को देखा और बोला, तू इन दो गूढ़ तकनीकों पर नजर तो नहीं गड़ा रही है ना? बोलते ही आरव को जितना सोचा उतना ज्यादा इसकी संभावना लगी और वो अनजाने में औरत से थोड़ा दूर हट गया। जब सुना आरव को और देखा उसके काम, औरत की पलकें फड़की और उसका सीना अचानक और तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। पर अगले पल में उसने अपनी शांति वापस पा ली और बेरुखी से बोली, जैसा तुझे ठीक लगे कर। किसी भी हालत में तू अपनी अभी की ताकत से भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के पीछा से बच पाने वाला है। आरव चौंका जब ये सुना। वो समझ सकता था भूत संप्रदाय के पीछा का सामना करना, पर तलवार संप्रदाय भी उसका पीछा क्यों करना चाहेगा? जब देखा कि औरत झूठ नहीं बोल रही लगती, आरव एक पल हिचका और बोला, ये सिर्फ दो निम्न ग्रेड गूढ़ है। क्या इसके लिए इतना जरूरी है? औरत पहले आरव से बात करने का इरादा नहीं रखती थी, पर जब सोचा कि आरव तलवार संप्रदाय का शिष्य है और ये बहुत मुमकिन है कि वो तलवार संप्रदाय की अगली पीढ़ी का अगुवा बनेगा, तो वो नहीं चाहती थी कि आरव गलत रास्ते पर गिरे। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय कट्टर दुश्मन है। जब तक संप्रदायों के मेंबर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो आम तौर पर लड़ाई में उलझ जाते हैं। अगर तू भूत संप्रदाय की तकनीकें सीखता है तो तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के शिष्य बिल्कुल तुझे नहीं छोड़ेंगे और भूत संप्रदाय तलवार संप्रदाय के मेंबर को अपनी तकनीकें सीखने नहीं देगा। सबसे अहम, खून हाथ की तकनीकों को माध्यम के तौर पर खून चाहिए और तू करीब 10,000 लोगों को मारे बिना इसकी बुनियाद भी नहीं सीख पाएगा। करीब 10,000 लोगों को मारना। आरव थोड़ा शक में था तो उसने ग्रंथ खोला और उसमें देखा। जब देखा दो तकनीकों का परिचय, वो मदद के बिना कड़वी हंसी नहीं हंस पाया। बिल्कुल जैसे औरत ने कहा था, इन तकनीकों को माध्यम के तौर पर खून चाहिए था और अगर वो इन्हें उस स्तर तक सीखने का इरादा रखता जो खून हाथ ने हासिल किया था, तो ये कुछ दसियों हजार लोगों को मारे बिना पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन होगा। वो मारेगा, पर वो सिर्फ उन्हें मारेगा जो उसे नाराज करे। जहां तक साधना के लिए मारने की बात है, वो खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला पाता था। आखिर में आरव ने इन दो तकनीकों को छोड़ दिया। एक तरफ ये इसलिए था क्योंकि वो खुद को इतने लोगों को मारने के लिए नहीं ला पा रहा था, और दूसरी तरफ वो शायद सच में एक बार इसे सीखने पर दोनों संप्रदायों के पीछा का सामना करेगा। भले गूढ़ तकनीकें बढ़िया थी, उसकी जिंदगी और ज्यादा अहम थी। जब देखा आरव का अनिच्छुक और न चाहते वाला एक्सप्रेशन, औरत ने ठंडी आवाज में गुर्राया और बोली, ये सिर्फ दो तकनीकें हैं। क्या तुझे इतना अनिच्छुक होना है? ऐसा नहीं है कि मेरे तलवार संप्रदाय के पास कोई अच्छी तकनीक नहीं है। जब ये सुना, आरव भड़क गया और बोला, क्या तू आलोचना करना बंद कर सकती है? क्या तू जानती है कि मैंने क्या सीखा है? मैंने तलवार संप्रदाय की बुनियादी साधना तकनीक और बुनियादी तलवार तकनीक सीखी है। सबसे अच्छी तकनीक जो मेरे पास है, ऊर्जा बांट तलवार तकनीक, वो कुछ था जो मुझे सिर्फ किस्मत से मिला, और वो तरह की थी जो हाथ से नकल की गई थी और जिसमें कोई टिप्पणी नहीं थी। क्या तू सोचती है कि ये मेरे लिए आसान है? जब देखा आरव को गुस्से से भरे बैल जैसा, औरत ने मजाक उड़ाया और बोली, क्या ये सिर्फ तकनीकें नहीं है? बोलते हुए उसकी कलाई पलटी और उसने एक ग्रंथ आरव की तरफ फेंका। जब उसने कहा, ये एक मिड ग्रेड गूढ़ रैंक तकनीक है, तलवार की आभा उंगली। जब उन्नत अवस्था तक सीख ली जाए तो तलवार की आभा अंतहीन होगी जब तक गूढ़ ऊर्जा बाकी है। आरव लाल हो गया जब औरत ने उसे बेनकाब किया, पर वो दिल में बहुत जोश में था, क्योंकि ये तलवार की आभा उंगली शायद वो तकनीक थी जो औरत ने खून हाथ के खिलाफ आखिरी टक्कर में इस्तेमाल की थी। जब सोचा आसमान को ढकने वाली तलवार की आभा के बारे में, आरव बहुत जोश में था और उसने कहा, मिड ग्रेड गूढ़ रैंक। मेरे पास भी एक गूढ़ रैंक तकनीक है। वो जोश में कैसे नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि बुजुर्ग कियान जैसे बाहरी दरबार बुजुर्गों के पास भी मिड ग्रेड गूढ़ रैंक तकनीकें नहीं थी। आरव की आंखें चमकी जब उसने ग्रंथ खोला और उसमें देखा। उसने आंखें उठाकर औरत को देखा और बोला, क्या ये टिप्पणियां तेरी है? औरत ने आरव को देखा पर एक शब्द नहीं बोली। आरव इससे नाराज नहीं हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया। ये शब्द दिल से और सच्चे थे, क्योंकि गूढ़ रैंक तकनीकें बहुत कीमती थी, पर इस औरत ने हिचकिचाए बिना उसे दे दी। इतना ही नहीं, ये एक तकनीक थी जिसमें टिप्पणियां थी। दूसरे शब्दों में, जब वो भविष्य में इस तकनीक को सीखेगा तो वो बिल्कुल आधी मेहनत से दोगुना नतीजा पा सकेगा। इसे मुझे बचाने के बदले में ले ले।
औरत बेरुखी से बोली और फिर वो जैसे कुछ सोच गई और बोली, खून हाथ की उस खूनी तलवार को इस्तेमाल मत करना। आरव चौंका जब ये सुना। मैं तो खूनी तलवार को लगभग भूल ही गया था। कलाई पलटने के साथ खूनी तलवार उसके हाथ में आ गई। जैसे ही ये आए, खून की तेज बदबू का एक लड़ी उस पर हमला किया। आरव ने त्योरी चढ़ाई और उसने जबरदस्ती खून की उस बदबू को सहा जब उसने इसे ध्यान से देखा। हाथ में खूनी तलवार 1 मीटर से ज्यादा लंबी और करीब 5 उंगलियां चौड़ी थी और हैंडल पर कई खोपड़ियां उकेरी थी। तलवार किरमिजी लाल रंग की थी जैसे ताजे खून से ढली हो और जब उसने ध्यान से देखा, आरव को एहसास हुआ कि लाल तरल वाकई इस तलवार के अंदर बह रहा था। वो एक मिड ग्रेड गूढ़ रैंक खजाना है। औरत ने आरव के हाथ में खूनी तलवार को देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, ये एक खजाना है जो बढ़ सकता है। इसकी अभी की हालत के आधार पर ये कुछ दसियों हजार लोगों का खून पीने के बाद गूढ़ रैंक की टॉप ग्रेड में आगे बढ़ पाने वाला है। मिड ग्रेड गूढ़ रैंक। आरव की आंखें चमकी। क्या खजाना है। भले लड़ाई में साधना रैंक अहम थी, तकनीकें और खजाने भी उतने ही अहम थे। जब देखा आरव की आंखें चमकी, औरत ने धीमी आवाज में कहा, इस खूनी तलवार ने मेरे तलवार संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों को मारा है, तो मैं बिल्कुल तुझे मार दूंगी अगर तूने इसे इस्तेमाल किया। आरव की मुस्कान तुरंत रुक गई जब ये सुना और उसने कहा, क्या तू मुझे धमका रही है। उसका उसूल था कि अगर दूसरे उसका सम्मान करें तो वो दूसरों का सम्मान करेगा, और अगर दूसरे उसे धमकाएं तो चाहे वो कोई भी हो, वो उस इंसान को दुश्मन मानेगा। तो क्या अगर मैं हूं, तो क्या अगर मैं नहीं हूं। औरत ने आरव को देखा जब उसने शांति से बोला। आरव ने खूनी तलवार रख दी और बोला, अगर तू है तो हम दुश्मन हैं, और मैं अपने दुश्मनों पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, चाहे वो दुश्मन सुंदरी हो या तलवार संप्रदाय की शिष्या। बोलते ही आरव ने पहले से मारने का इरादा जगा लिया था। उसके पास औरत को न मारने के कई कारण थे, पर उसे मारने के कारण उनसे ज्यादा थे। मिसाल के तौर पर, औरत उसके कुछ राज जानती थी और बस ये अकेला उसके लिए उसे मारने का काफी कारण था। ये तो छोड़ो कि उसने उसे धमकाया भी था। तू मुझे मारना चाहता है। सफेद कपड़े वाली औरत ने शरारती मुस्कान दिखाई। तारांकन अध्याय 36 खून की नस्ल का दबाव। हड्डियां नहीं थी, न ही लाल धुंध थी। बस एक नीला आसमान, सफेद बादल, सूरज और हरे भरे पहाड़ थे जो बादलों को छूते थे। खूफ। आरव भेड़िए से कूदा और गहरी सांस ली जब उसने ये सब देखा। कितना जाना पहचाना नजारा। छोटा साथी भी साफ तौर पर बहुत खुश था और ये कुछ झटकों में दूरी पर आ गया। आरव ने इसे रोका नहीं और उसने छोटे साथी को उसकी मर्जी करने दी। सफेद कपड़े वाली औरत ने चारों तरफ नजर डाली और जब देखती गई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। भले इस जगह पर पहले वाली लाल धुंध और हड्डियां नहीं थी, चारों तरफ पहाड़ों से ढका था और ये पहाड़ बादलों को छूते थे। तो जिस जगह पर वो अभी खड़े थे वो कड़ाही की तल जैसी थी। हम अभी मौत खाए से नहीं निकले, औरत ने धीमी आवाज में कहा। आरव चौंका और फिर उसने चारों तरफ नजर डाली, फिर अपने शरीर के अंदर की हालत महसूस की। उसने देखा कि उसके शरीर में अब भी गूढ़ ऊर्जा का एक कतरा नहीं था और उसका एक्सप्रेशन एक बार फिर गंभीर हो गया। ये जगह थोड़ी अजीब है। सफेद कपड़े वाली औरत ने धीमी आवाज में कहा, देख, हमारे पीछे की धुंध वाकई ऊपर तैरकर नहीं आ पा रही, और यहाँ हड्डियां भी नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ बहुत शांत है, बहुत शांत। यहाँ तक की आवाज भी नहीं है। आरव की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। बिल्कुल जैसे औरत ने कहा था, उसने देखा कि ये जगह थोड़ी अजीब थी। ये अभी खाई के तल पर था, पर फर्क इतना बड़ा क्यों था। ये बहुत असामान्य था। क्या तेरे पास इसके बारे में कोई ख्याल है। आरव ने औरत को देखा और पूछा। उसने एक पल गहराई से सोचा और बोली, नहीं। आरव ने आंखें घुमाई और वो सच में इस औरत से चुप हो गया था। उनकी जान बचाने के लिए भागने की शुरुआत से लेकर अब तक उसने यहाँ नीचे कूदने के अलावा उसे कोई ख्याल नहीं दिया था और उसने उसे उसकी मर्जी करने दिया। क्या वो डरती नहीं है कि मैं उसे बेच दूं। सन। इस पल बैंगनी रोशनी चमकी और फिर छोटा साथी उनके सामने आया। छोटे साथी के सामने कई छोटे बैंगनी रोशनी के खोल थे और खोलों के अंदर 10 से ज्यादा लाल फल थे। छोटा साथी उन छोटे रोशनी के खोलों को आरव की तरफ भेजा जैसे वो खजाना पेश कर रहा हो। आरव का दिल छोटे साथी के काम से गर्म हो गया और उसने हाथ बढ़ाकर छोटे साथी का सिर सहलाया। उसके बाद उसने फलों का ढेर ले लिया और उसने 2 औरत को दिए। औरत ने मना नहीं किया और उसने बस जिज्ञासा से आरव और छोटे साथी को देखा। फल मुट्ठी के आकार के थे, चमकीले रंग के थे और मीठे थे। उनका स्वाद सच में अच्छा था।
आरव ने एक बार में 2 खा लिए, जबकि सफेद कपड़े वाली औरत ने भी 1 खाया। दूसर भेड़िया भी कुछ खाने की इच्छा रखता लग रहा था, पर छोटे साथी द्वारा घूरने के बाद इसने अपना सिर आज्ञाकारी तरीके से नीचे कर लिया और आरव की बाहों में फलों को देखना बंद कर दिया। छोटे साथी ने अपने छोटे पंजे से दूरी की तरफ इशारा किया और ये जैसे आरव को उस दिशा में जाने को कह रहा था। आरव मुस्कुराया और बस आगे चलने वाला था। अचानक उसने त्योरी चढ़ाई, जबकि उसने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ा। उसे लगा जैसे उसके शरीर के अंदर आग की एक लड़ी उठी हो, जिससे उसका पूरा शरीर तेजी से गर्म हो गया और ये यहाँ तक कि उसकी सांस भी साफ तौर पर तेज हो गई थी। आरव ने मुड़कर औरत को देखा और उसने देखा कि औरत की हालत में भी कुछ गड़बड़ थी। औरत का चेहरा सूर्यास्त की चमक जैसा लाल हो गया था और ये असामान्य रूप से लाल था। जब देखा औरत का दिखावा, आरव ने तेजी से हाथ में लाल फल को देखा और फिर उसने छोटे साथी को देखा और बोला, छोटे साथी, ये क्या है? जब देखा आरव की असामान्य हालत, छोटे साथी ने पलकें झपकाई और जल्दी से अपना छोटा सिर हिलाया। ये मिलन फल है और ये एक गूढ़ रैंक फल है। ठीक इस पल सफेद कपड़े वाली औरत धीरे धीरे आरव की तरफ चली, पर उसके हाथ में अचानक एक तलवार आ गई थी। वो चलते हुए बोली, काले जानवर इन्हें फलों की तरह खा सकते हैं और ये उनकी साधना बढ़ा देगा, पर अगर इंसान इस फल को खाए तो ये उनकी सबसे आदिम इच्छाओं को बाहर निकाल देगा और अगर ये इच्छाएं नहीं छोड़ी गईं, तो ये इच्छा की आग उन्हें जलाकर मार देगी। आरव ने जबरदस्ती दिल में आग को दबाया, पर उसकी नजर मदद के बिना औरत की तरफ देखने लगी। उसने अपनी जीभ की नोक काटी और अपने दिमाग को साफ रखने की बड़ी कोशिश की और फिर उसने सफेद कपड़े वाली औरत को देखा जो तलवार लिए उसकी तरफ चल रही थी। जब उसने कहा, तू 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 क्या करने का इरादा रखती है? औरत की नजर और ज्यादा धुंधली होती जा रही थी, पर वो आरव से थोड़ी बेहतर हालत में थी और उसका दिमाग अब भी साफ माना जा सकता था। पर वो जानती थी कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। औरत ने गहरी सांस ली और आरव को देखा जब उसने कहा, तुझे मारूंगी और फिर खुद को मार लूंगी। बोलते ही सफेद कपड़े वाली औरत ने कुछ भी नहीं किया लग रहा था, पर उसके हाथ में तलवार ने तलवार की गूंज निकाली। फिर वो उसके गोरे हाथ से छूटकर संघर्ष कर गई और ये हरे रोशनी की किरण में बदल गई जो सीधा आरव की तरफ गोली की तरह गई। वो जानती थी कि चूंकि आरव ने मिलन फल खा लिया है, तो चाहे वो खुद को मार ले, आरव उसकी लाश को नहीं छोड़ेगा। तो सिर्फ आरव को मारकर खुद को मारने से ही वो अपनी पवित्रता बनाए रख पाएगी। आरव दिल में बहुत चौंक गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये औरत वाकई उस पर मारने के इरादे से हमला करेगी, न ही उसने सोचा था कि ये औरत वाकई उस हरी तलवार को इस्तेमाल कर पाएगी जबकि उसकी साधनाशील थी। शुक्र है, नाजुक पल पर एक दूसर परछाई कूदी और तलवार को जमीन पर मार दिया। पर अगले पल में हरी तलवार एक बार फिर आरव की तरफ गोली की तरह गई। तलवार में खुद की आत्मा है। आरव दिल में चौंका जब देखा तलवार वाकई खुद हमला कर रही है। वो किंवदंती की तलवार आत्मा है। तलवार आत्मा शब्द उन तलवारों को दर्शाता था जिनमें बुद्धि थी और वो खुद अपने मालिकों की रक्षा करने में सक्षम थी। कुछ कुदरती तलवार आत्माएं थीं और इसका मतलब था कि तलवार की क्वालिटी बहुत ऊंची थी या इसे किसी तरह का भाग्यशाली संयोग मिला जिससे इसे बुद्धि बन पाए। दूसरी तरह की बनावटी तलवार आत्माएं थीं। ये बनावटी तलवार आत्माएं तलवारों के मालिकों द्वारा पाली जाती थीं। सिर्फ तलवार संप्रदाय के शिष्य जो राजा लोक तक पहुंच चुके थे, वो अपनी तलवारों को अपने दांतियानों में रखकर अपनी गूढ़ ऊर्जा से पोषित करने में सक्षम थे और लंबे वक्त बाद तलवारों के पास बुद्धि बनने का मौका होता और वो अपने मालिक के दिल से जुड़ जाती। बेशक बनावटी तलवार आत्माएं कुदरती तलवार आत्माओं जितनी जबरदस्त नहीं थी। कुदरती तलवार आत्माएं अपना मालिक खुद चुनती थीं और उनकी बुद्धि मूल रूप से इंसानों से कमजोर नहीं थी। दूसरी तरफ बनावटी तलवार आत्माएं उनके मालिकों द्वारा पाली जाती थीं। भले उनके पास बुद्धि थी, अगर उन्हें बहुत बड़ा भाग्यशाली संयोग न मिले तो उनके लिए सच्ची बुद्धि रखना बिल्कुल नामुमकिन होगा। ज्यादा से ज्यादा उनकी बुद्धि बस आम तलवारों से थोड़ी ज्यादा होगी। संक्षेप में, चाहे वो कुदरती तलवार आत्मा वाली तलवार हो या बनावटी तलवार आत्मा वाली, वो बहुत कीमती थी। पर अब आरव ने कभी सोचा नहीं था कि वो वाकई यहाँ बनावटी तलवार आत्मा वाली तलवार से मिलेगा। ठीक जब हरी तलवार उसकी तरफ गोली की तरह आई, बैंगनी रोशनी की एक लड़ी आरव के सामने आई और इसने उस हरी तलवार को रोका। पर तलवार ने आरव पर हमला करना नहीं छोड़ा, पर इसे जबरदस्ती बैंगनी नेवले और दूसर भेड़िए ने नीचे दबा दिया। एक वक्त के लिए बैंगनी नेवला और दूसर भेड़िया हरी तलवार के साथ लड़ाई में उलझ गए। आरव ने दो जानवरों और तलवार पर कोई ध्यान नहीं दिया।
इस पल उसका पूरा शरीर जैसे आग से जल रहा था और ये जलता हुआ गर्म था, जबकि उसकी चेतना और ज्यादा धुंधली होती जा रही थी। आखिर में उसकी नजर बगल में सफेद कपड़े वाली औरत की तरफ गई और उसने देखा कि औरत की पानी जैसी आंखें अभी पूरी तरह किरमिजी लाल थी। इतना ही नहीं, उसके कपड़े आंशिक रूप से उतरे थे और त्वचा का एक बड़ा हिस्सा दिखा रहा था। आरव अनजाने में औरत की तरफ चला और फिर उसने सहज रूप से उसे गले लगाया, फिर कुदरती तौर पर उसे चूमना शुरू कर दिया। मैं तुझे मार दूंगी। जब देखा आरव का चेहरा पूरी तरह लाल हुआ, सफेद कपड़े वाली औरत की आंखों से दो कतार साफ तरल धीरे धीरे बहने लगी। उसके बाद उसकी आंखों में साफपन का आखिरी निशान किरमिजी लाल से ढक गया। इस पल आरव के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था जिसने सारी चेतना खो दी थी, निकालना। उसे निकालना था। जहां तक औरत ने क्या कहा उसने इसे बिल्कुल नहीं सुना था और एक वक्त के लिए कपड़े चारों तरफ उड़े जबकि शरीर एक दूसरे पर लेटे। एक कामुक नजारा यहाँ चुपचाप खुला। बदकिस्मती से कोई नहीं था जिसके पास ऐसी आंखों के लिए दावत का मजा लेने का सौभाग्य हो। डॉट डॉट डॉट। इस पल मौत पर्वत श्रृंखला के सामने दो बूढ़े आदमी जो पीठ पर तलवार लटकाए थे और नीले और सफेद मिश्रण के चोगे पहने थे वहां खड़े थे। उनमें से दाढ़ी वाले सफेद बालों वाले बूढ़े ने मौत खाए को देखा जब उसने धीमी आवाज में कहा, जूनियर भाई यूहिंग, क्या तुझे लगता है कि वो छोटी लड़की किंगशी सच में मौत खाए में कूद गई? क्या भूत संप्रदाय के उस शिष्य पर भरोसा किया जा सकता है? यूहिंग कहलाने वाले बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई, भूत संप्रदाय के शिष्यों पर कुदरती तौर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर इस बार भूत संप्रदाय के वो दो शिष्य शायद झूठ नहीं बोल रहे थे और किंगशी सच में मौत खाए में कूद गई होगी। वरना किंगशी जो काले खून मोहर से पीड़ित हो चुकी थी वो बिल्कुल भूत संप्रदाय के हाथों में गिर जाती। अगर वो भूत संप्रदाय के हाथों में गिरती तो उसका आत्मा ताबीज गायब हो जाना चाहिए था। पर उसका आत्मा ताबीज गायब नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि किंगशी अब भी जिंदा है। अगर किंगशी अब भी जिंदा है तो उसने बिल्कुल मौत खाए में कूद गई होगी। वरना उसके लिए भूत संप्रदाय के पीछा से बचना नामुमकिन होगा जबकि उसकी साधना सील है। भूत संप्रदाय। जब सुना ये दो शब्द दाढ़ी वाले सफेद बालों वाले बूढ़े का चेहरा ठंडा हो गया और उसकी आंखों में डरावना मारने का इरादा दिखा। इतना ही नहीं, एक अनदेखी दबंग आभा का लड़ी उसके शरीर के अंदर से जोर से उभरी, पर ये जल्दी बिखर गई। जब देखा बूढ़े की आंखों में मारने का इरादा, यूहिंग ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई, संप्रदाय मुखिया सम्राट लोक में घुसने के लिए बंद दरवाजे की साधना में है। इस पल हम बिल्कुल इस मामले से उसे परेशान नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मार्शल अंकल जूई दुनिया में घूम रहे हैं और संप्रदाय में नहीं है। आप अभी संप्रदाय के प्रभारी हैं तो आप बिल्कुल जल्दबाजी में काम नहीं कर सकते। सफेद बालों वाले बूढ़े ने सिर हिलाया और बोला, मैं भूत संप्रदाय पर हमला करने की हद तक जल्दबाजी में काम नहीं करूंगा। पर भूत संप्रदाय के इतने सारे एक्सपर्ट वाकई महावन पर्वत में आए हैं तो वो बिल्कुल किसी तरह का राज छुपा रहे हैं। यूहिंग, तलवार संप्रदाय के तलवार गार्ड को खबर कर और उन्हें 5 लोग यहाँ भेजने को कह। तू ग्रुप का नेतृत्व करेगा और भूत संप्रदाय के शिष्यों की तलाश करेगा। मिले हर एक को मार दो। हाँ, यूहिंग ने जवाब दिया, फिर बोला, वरिष्ठ भाई किंगशी। सफेद बालों वाले बूढ़े ने आह भरी और बोला, अगर किंगशी सच में मौत खाई में कूद गई तो हम बिल्कुल कुछ करने में लाचार हैं। जब तक मार्शल अंकल जूई सामने नहीं आते, वरना चाहे हम वहां नीचे जाएं, हमारे पास जिंदा बचने का सिर्फ पतला मौका होगा। जब यहाँ तक बोला, सफेद बालों वाले बूढ़े ने एक पल गहराई से सोचा, फिर बोला, या हम एक काले जानवर से मदद मांग सकते हैं। पर काले जानवर भला इंसानों की मदद कैसे कर सकते हैं? ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र नहीं है। हमें फिर भी कोशिश करनी होगी। यूहिंग ने धीमी आवाज में कहा, ये तो छोड़ो कि वो छोटी लड़की संप्रदाय मुखिया की बेटी है, यहाँ तक कि उस छोटी लड़की की कुदरती काबिलियत हमें उसे बचाने का कोई चारा नहीं देती। उस छोटी लड़की की कुदरती काबिलियत के साथ एक असाधारण एक्सपर्ट बिल्कुल मेरे तलवार संप्रदाय से भविष्य में निकलेगा। इतना ही नहीं, वो छोटी लड़की मेरे तलवार संप्रदाय की इकलौती सदस्य है जिसने छुपे हुए ड्रैगन रैंकिंग पर अपना नाम छोड़ा है। सफेद बालों वाले बूढ़े ने एक पल गहराई से सोचा और फिर उसने मौत पर्वत श्रृंखला को देखा और बोला, यूहिंग, तू ग्रुप का नेतृत्व कर और भूत संप्रदाय के सदस्यों को साफ कर, मैं बाघ सम्राट से मिलने जाऊंगा। बोलते ही उसने दाहिना हाथ हिलाया और उसकी पीठ पर तलवार हरे रोशनी की किरण में बदल गई जो उसके पैरों के नीचे उतरी। उसके बाद उसका पूरा शरीर तलवार के साथ हरे रोशनी के कतरे में बदल गया और वो तुरंत दूरी में गायब हो गया।
आरव को चक्कर आया और उसकी चेतना थोड़ी धुंधली थी तो उसने सिर हिलाया। लंबे वक्त बाद उसने आंखें खोली और वो सीधा चौंक गया जब देखा उसके सामने का नजारा। तारांकन अध्याय 37 आरोहण रैंकिंग। सफेद कपड़े वाली औरत चुपचाप उसकी गोद में लेटी थी और उसके हाथ एक जुड़ी नरमी को पकड़े थे। उसने सहज रूप से उन्हें कुछ बार दबाया और उस नर्म एहसास ने उसे एहसास कराया कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उसने थोड़ी भौचक की हालत में बगल में देखा। छोटा साथी गायब था, दूसर भेड़िया भी गायब था और तलवार उससे थोड़ी दूर पर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रही हो कि उस पर हमला करना चाहिए या नहीं। इससे निपटना मुश्किल होने वाला है। जब देखा गोद में औरत को, आरव ने इस पल यही सोचा। ठीक इसी पल औरत ने आंखें खोली और वो आरव की गोद से उठकर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने बगल से अपने कपड़े उठाए और शांति से उन्हें पहना और फिर वो अपनी तलवार लेने चली गई। औरत ने आरव को एक नजर भी नहीं दी, न ही एक शब्द बोला और ऐसा था जैसे आरव का वजूद ही न हो। इस पल आरव ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे और उसकी पलकें फड़की जब देखा उसे तलवार लेते हुए। वो 2 कदम पीछे हटा और बोला, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को शांति से निपटाना चाहिए। भले उसके पास छोटा साथी और दूसर भेड़िया था, औरत के पास वो तलवार थी जिसमें खुद की आत्मा थी। तो अगर वो लड़ाई में उलझते तो उसे जीतने का भरोसा नहीं था। औरत ने तलवार पकड़ी और फिर वो मुड़कर आरव को देखने लगी। फिर उसने भावहीन एक्सप्रेशन से बोला, बोल बता कि हमें इसे कैसे निपटाना चाहिए। हम इसे और कैसे निपटा सकते हैं। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, इस मामले में कौन सही और गलत है इस पर बहस करना अब अहम नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर मैं कहूं कि मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, तो तू बिल्कुल इसे तिरस्कार से देखेगी, पर मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। कम से कम तू जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखता है, बुरा नहीं। औरत ने ठंडे लहजे में कहा, पर क्या तू जानता है, मैं आत्मा लोक के 7वें दर्जे पर हूं और 1 और साल में महामहिम लोक एक्सपर्ट बन जाऊंगी। मैं इस साल अभी 30 की भी नहीं हूँ। और तू। औरत के चेहरे पर मजाक नहीं था, न ही उसने आरव के प्रति तिरस्कार दिखाया। वो बहुत शांत थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मुझे पता था ऐसा होगा। आरव ने दिल में आह भरी, पर वो उसके शब्दों से झटका लगा हुआ नहीं लगा। उसने कहा, मैंने एक कहावत सुनी है कि प्यार साधना या दौलत से नहीं बटा होता। मुझे लगता है ये शब्द बहुत अच्छे कहे गए हैं। बोलते हुए उसका चेहरा मदद के बिना लाल हो गया। ये बहुत अच्छे कहे गए हैं। औरत ने सिर हिलाया और आरव के चेहरे पर मुस्कान अभी आई ही थी जब उसने उसे कहते सुना, पर क्या हमारे बीच प्यार है। आरव की मुस्कान जम गई। वो थोड़ी देर खामोश रहा और फिर उसने औरत को देखा और बोला, तू इस साल 30 से कम है और मैं अभी 20 से कम हूँ। भले मैं अभी सिर्फ नश्वर लोक पर हूँ, पर क्या तू हिम्मत करके कह सकती है कि मैं तेरी उम्र में तुझसे बिल्कुल घटिया होऊंगा। सफेद कपड़े वाली औरत ने आरव को थोड़ी देर देखा फिर बोली, तेरी ताकत मजबूत है या नहीं ये मेरे लिए बेमतलब है। मैं तुझे नहीं मारूंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि तू तलवार संप्रदाय का शिष्य है जो आरोहण रैंकिंग पर चढ़ सकता है, और ये सिर्फ उसी वजह से है। आरव दिल में थोड़ा असहज महसूस किया जब ये सुना। बेशक कोई भी नजरअंदाज होने से असहज महसूस करेगा, पर वो जानता था कि उसके पास उसे नजरअंदाज करने की काबिलियत थी। कम से कम उसके पास अभी वो काबिलियत थी। तो तू इस मामले को कैसे निपटाने का इरादा रखती है। मैं तुझे पहले ही बता दूं कि अगर तू मुझे मारने का इरादा रखती है तो मैं तुझे लड़ाई किए बिना कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर हम बाहर होते तो मैं अपनी जान लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, पर हम यहाँ हैं और अगर हम लड़ते हैं तो ये सिर्फ जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी। आरव ने साफ साफ बोलने का फैसला किया। किसी भी हालत में ये पहले से हो चुका था और सबके लिए साफ साफ होना सबसे अच्छा था। औरत ने आरव को देखा और फिर उसने दूरी की तरफ देखा और बोली, दक्षिणी इलाके की सारी बड़ी ताकतें हर 3 साल में एक मुकाबला रखती हैं, और इन ताकतों में महाकिन साम्राज्य की शाही अकादमी और 6 असाधारण ताकतें शामिल हैं। इस मुकाबले को आरोहण रैंकिंग कहते हैं। जब यहाँ तक बोली, औरत मुड़कर आरव को देखने लगी। जब उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तू आरोहण रैंकिंग में घुसे और तुझे मुकाबले में टॉप 30 जगहें हासिल करनी होंगी ताकि रैंकिंग पर जगह मिले। उन सालों पहले मैंने आरोहण रैंकिंग पर 20वां स्थान हासिल किया था और जहां तक तेरी बात है तू टॉप 10 में जाएगा। आरव की पलकें फड़की। हे भगवान, मैंने अभी बाहरी दरबार परीक्षा भी पास नहीं की और मैंने अभी लियू किंग्यू के साथ वो लड़ाई भी पूरी नहीं की जो करीब 2.5 महीने में होने वाली है।
पर मेरे सामने वाली ये औरत चाहती है कि मैं उस आरोहण रैंकिंग में हिस्सा लूं। इतना ही नहीं, उसके कहने के मुताबिक आरोहण रैंकिंग एक जगह है जहां जीनियस इकट्ठा होते हैं। बस पूरे दक्षिणी इलाके के जीनियस के बारे में सोचना डरावना है। आरव ने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा और बोला, आरोहण रैंकिंग की शायद किसी तरह की पाबंदी होगी, है ना? औरत ने बेरुखी से कहा, 20 साल से कम उम्र और राजा लोग से नीचे। बस ये दो पाबंदियां। आरोहण रैंकिंग के पीछे मतलब क्या है? आरव ने पूछा। मतलब? औरत ने एक पल गहराई से सोचा और बोली, मुकाबले में हिस्सा लेने वाले जीनियस के लिए ये मशहूर होने का मौका है और संप्रदायों के लिए ये संसाधन फिर से बांटने का मौका है। संसाधन फिर से बांटना। आरव उलझन में था। औरत ने समझाया, महाकिन साम्राज्य में 9 राज्य हैं और हर एक राज्य में 10 लाख से ज्यादा शहर हैं। हम संप्रदायों और महाकिन साम्राज्य को लगातार नया खून हमारी ताकतों में शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि संप्रदाय की निरंतरता बनाए रखने का यही एक तरीका है। अतीत में बड़े संप्रदाय और महाकिन साम्राज्य अक्सर काबिल भर्तियों को पाने के लिए आपस में लड़ते थे। आखिर में कुछ कारणों से सब आपस में लड़ नहीं सकते थे। तो आरोहण रैंकिंग बनाई गई और संप्रदाय के शिष्यों द्वारा हासिल की गई रैंकिंग जितनी ऊंची होती, उस संप्रदाय को उतने ज्यादा शहर बांटे जाते। मिसाल के तौर पर पिछली आरोहण रैंकिंग मुकाबले में मूल स्कूल ने पहला, तीसरा और छठा स्थान हासिल किया, तो उन्हें 3 राज्य और 5 लाख से ज्यादा शहर मिले। दूसरी तरफ, क्योंकि हमारे तलवार संप्रदाय से कोई आरोहण रैंकिंग में नहीं घुसा, हमारे तलवार संप्रदाय को हमारे तलवार संप्रदाय के आसपास के कुछ छोटे शहर ही मिले। क्या तलवार संप्रदाय इतना कमजोर है? आरव बोल पड़ा और फिर बोलते ही उसे थोड़ा पछतावा हुआ। मेरे सामने वाली इस औरत को साफ तौर पर तलवार संप्रदाय से बहुत लगाव है, तो वो मेरे कहने से बिल्कुल भड़क जाएगी। औरत गुस्सा नहीं हुई और उसने बस आह भरी और बोली, तलवार संप्रदाय अब बहुत कमजोर है। इसके पास सिर्फ 6000 से कम बाहरी दरबार शिष्य हैं और करीब 2000 आंतरिक दरबार शिष्य, जबकि सिर्फ 1000 से थोड़े ज्यादा एलीट शिष्य हैं। अगर तलवार संप्रदाय के पास अपने पूर्वजों का सहारा न होता, तो इसे दूसरी दर्जे की ताकत भी नहीं माना जा सकता। तलवार संप्रदाय की बाहरी दरबार रैंकिंग और आंतरिक दरबार रैंकिंग पर वो जीनियस भी आरोहण रैंकिंग में नहीं घुस पाते। आरव ने त्योरी चढ़ाकर ये सवाल पूछा। औरत ने सिर हिलाया और बोली, पहाड़ी गांव में एक जीनियस सबकी नजर में जीनियस है, पर अगर ये जीनियस किसी कस्बे में जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा बुरा नहीं होगा। अगर वो किसी शहर में पहुंचा तो वो शायद सिर्फ साधारण होगा, और अगर वो किसी राज्य में पहुंचा तो उसे शायद साधारण भी नहीं माना जाएगा। अगर उस जीनियस की तुलना पूरे दक्षिणी इलाके से की जाए तो शायद वो कचरे का टुकड़ा होगा। तलवार संप्रदाय के जीनियस तलवार संप्रदाय के अंदर जीनियस कहे जा सकते हैं, पर अगर उन्हें आरोहण रैंकिंग पर रखा जाए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा कचरे के टुकड़े माना जा सकता है। तो तूने मुझे टॉप 10 में घुसने को क्यों कहा? आखिर मैं अभी बाहरी दरबार शिष्य भी नहीं हूँ, आरव ने हल्की आवाज में बोला। औरत ने आरव को देखा जब ये सुना, और फिर उसकी भौहें उठी जब उसने कहा, क्या तुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है? मुझे प्रेरणा चाहिए। आरव ने सीधा उसे देखा और बोला, कैसी प्रेरणा? औरत ने त्योरी चढ़ाई। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, अगर मैं आरोहण रैंकिंग में घुसता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझे तुझे पाने का मौका दे। क्या वो उसके सामने वाली औरत को पसंद करता था? आरव को इसका जवाब नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि ये औरत पहले से उसकी थी। चूंकि वो उसकी थी तो उन्हें साथ होना चाहिए। ये बस इतना आसान था। क्या? औरत के मुंह के कोने थोड़े उठे और उसने तिरस्कार का एक निशान दिखाया और बोली, तू सोचता है कि बस इसलिए कि वो हमारे बीच हुआ तो मुझे तेरे साथ होना चाहिए? मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ जो अपनी पवित्रता खोने भर से किसी आदमी की बाहों में गिर जाएगी। मेरी नजर में तलवार दाव और तलवार संप्रदाय मेरे लिए सब कुछ है। क्या तू सच में मुझसे नफरत करती है? आरव ने पूछा। बिल्कुल नहीं, औरत ने बेरुखी से कहा, थोड़ी कमजोर ताकत रखने और थोड़ा पुरुषवादी होने के अलावा तेरा चरित्र और स्वभाव बुरा नहीं है। मैं भी तुझसे नफरत नहीं करता, आरव ने जल्दी से कहा। तेरे थोड़े ठंडे और घमंडी स्वभाव के अलावा तू हर दूसरे पहलू में ठीक है। चूंकि तू मुझसे नफरत नहीं करती और मैं तुझसे नफरत नहीं करता, तो तू मुझे मौका क्यों नहीं देती? अगर ये इसलिए है क्योंकि मेरी ताकत थोड़ी कमजोर है, मैं अभी जवान हूँ ना? तू क्या सोचती है? औरत ने आरव को देखा और वो बस उसे वैसे ही देखती रही। आरव कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था और उसने उसकी नजर का सामना किया। किसी भी हालत में ये पहले से ऐसा था और दोनों एक दूसरे के साथ साफ थे।
ये सबसे अच्छा था। लंबे वक्त बाद औरत बोली, आरोहण रैंकिंग पर 5वां और मैं तुझे एक मौका दूंगी। सौदा। आरव ने जल्दी से बोला। इस पल वो जैसे भूल गया था कि आरोहण रैंकिंग वो जगह थी जहां राक्षसी जीनियस इकट्ठा होते हैं। जब देखा आरव का थोड़ा जोशीला दिखावा, औरत के दिल में एक अजीब एहसास का निशान चमका, पर ये पलक झपकते गायब हो गया। तलवार संप्रदाय के भविष्य के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी तलवार में साधना की थी, और उसकी जिंदगी सिर्फ तलवार की थी। प्यार में पड़ना तो छोड़ो, वो शायद ही कभी विपरीत लिंग के किसी से संपर्क में आई थी। पहले जब वो अचानक उसके और आरव के बीच हुआ, उसका पहला ख्याल आरव को मारना था। पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि बिल्कुल जैसे उसने कहा था, आरव शायद तलवार संप्रदाय में जिंदगी का एक कतरा ला सकता है। पर जब आरव ने ये मांग उठाई, उसके दिल में किसी अनजान वजह से एक तरह का अजीब एहसास उठा। वो नहीं जानती थी कि ये एहसास क्या था, क्योंकि उसने ये एहसास अतीत में कभी महसूस नहीं किया था। मेरा दिल बेकाबू है। औरत ने दूरी की तरफ देखा जब वो धीमी आवाज में बुदबुदाई। एक टीएल नोट, ये सालों पहले लोगों का सोचने का तरीका है। कृपया इस पैराग्राफ को पढ़ते वक्त एक पुराने जमाने की मानसिकता रखें। तारांकन अध्याय 38 रहस्यमयी बूढ़ा। एक समझौते पर पहुंचने के बाद वो दूसर भेड़िए पर सवार होकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। पर वो एक दूसरे के साथ उतनी कुदरती तरीके से नहीं घुल मिल रहे थे जितना पहले करते थे। अगर आरव नहीं बोलता तो औरत बिल्कुल उसके पहले नहीं बोलती, और आरव इस पर थोड़ा लाचार था। एक बात बताने लायक थी कि आरव की साधना में सुधार हुआ था। वो 7वें दर्जे के नश्वर लोक से नश्वर लोक के 8वें दर्जे पर पहुंच गया था। जहां तक उसके अचानक सुधार के कारण की बात है, आरव के अंदाजे के मुताबिक ये शायद उस मिलन फल के असर की वजह से था। पर वो पक्का नहीं था, और वो अपने पीछे वाली औरत से इसके बारे में पूछना चाहता था, पर उसे डर था कि इससे उनके बीच का माहौल अजीब हो जाएगा। तो वो सिर्फ इस सवाल को दिल में दफना सका। दोनों ने 4 घंटे से ज्यादा सफर किया, कुछ छोटे पहाड़ पार किए और एक पहाड़ के पास पहुंचे। ये एक सीधा सपाट पहाड़ था जो उनके सामने खड़ा था, और ये बादलों में घुसा था। वो जमीन से ऊपर देखते हुए इसकी चोटी पर बिल्कुल नजर नहीं डाल पा रहे थे। वहां एक घर है। अचानक आरव ने पहाड़ के तल की तरफ देखा, और उसने दूरी में एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया, जबकि उसकी आवाज में खुशी भरी हैरानी थी। जब देखा झोपड़ी को, सफेद कपड़े वाली औरत ने त्योरी चढ़ाई। पर उसने आरव को वहां दौड़ने से नहीं रोका। भले उसे लगा कि इसमें कुछ थोड़ा गड़बड़ है, उनके पास अब इस जगह से निकलने का कोई और तरीका नहीं था। दोनों जैसे ही झोपड़ी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला, और फिर एक कुबड़ा बूढ़ा फटे पुराने काले चोगे में अंदर से निकला। बूढ़ा बहुत बूढ़ा था, बहुत ज्यादा बूढ़ा, और ये आरव की पहली छाप थी जब उसने बूढ़े पर नजर डाली। बूढ़े का चेहरा झुर्रियों से ढका था, और उसके सिर पर बस कुछ बालों की लंठी थी, तो बूढ़े को गंजा कहना ज्यादा नहीं होगा। बूढ़ा एक लाठी के सहारे चलता था, और धीरे धीरे चलता था जैसे हवा का एक झोंका उसे गिरा दे। आरव और सफेद कपड़े वाली औरत पर नजर पड़ते ही बूढ़े की आंखों में हैरानी का एक निशान चमका, पर उसकी नजर जल्दी सामान्य हो गई, और फिर उसने लाठी के सहारे धीरे धीरे आरव और औरत की तरफ चलना शुरू किया। जब ये देखा, आरव ने दिल में हैरानी दबाई और जल्दी से भेड़िए से उतरकर बूढ़े का स्वागत किया। उसने बूढ़े को झुककर प्रणाम किया और बोला, वरिष्ठ, हम दोनों मौत खाई में गिर गए थे, और इत्तेफाक से यहाँ पहुंच गए। क्या पता चल सकता है कि वरिष्ठ कौन है? भले उसके सामने वाला बूढ़ा डरावनी हद तक कमजोर लग रहा था, आरव के पास सावधान रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्योंकि ये बूढ़ा वाकई मौत खाई के नीचे रह रहा था, तो वो कैसे आम इंसान हो सकता है? जब देखा आरव को इतनी शालीनता से पेश आते हुए, बूढ़े के झुर्रियों भरे चेहरे पर नर्म मुस्कान का एक निशान आया। अचानक उसकी आंखें चौड़ी खुल गईं, और वो जैसे कुछ अविश्वसनीय देख रहा हो। उसने आरव को थोड़ी देर घूरा, फिर उसने अपनी नजर वापस ली और बोला, यहाँ कोई आए कई साल हो चुके हैं। चूंकि तुम दोनों यहाँ पहुंच पाए, तो इसे किस्मत माना जा सकता है। एक पल रुको। बोलते ही बूढ़े ने लाठी के सहारे मुड़कर झोपड़ी के अंदर चलना शुरू किया। जब देखा बूढ़े को, आरव मुड़कर अपने बगल में पहले से आ चुकी सफेद कपड़े वाली औरत को देखने लगा, और उसने कहा, किंगशी, क्या तू उसकी ताकत देख पा रही है? उस घटना के बाद औरत आरव के बार बार कहने पर नहीं टिक पाए और उसे अपना नाम बता दिया। सुकिंशी ने आरव को देखा। साफ था, वो आरव के उसे इस तरह बुलाने की आदी नहीं थी। पर वो इसका विरोध भी नहीं कर रही थी। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसने सिर हिलाया और बोली, मुझे लगता है कि वो बस हमारी तरह है, और उसकी साधना सील हो चुकी है।
वो एक आम इंसान है, पर उसके बारे में भी कुछ गड़बड़ लगता है। आरव कुछ बोलने ही वाला था जब बूढ़ा एक बार फिर झोपड़ी के अंदर से निकला। पर इस पल उसके हाथ में एक काला ग्रंथ और एक जुड़ी चूड़ियां थी जो रंग बिरंगी रोशनी से चमक रही थी। जबकि आरव इससे उलझन में था, बूढ़ा पहले से उनके सामने आ चुका था और उसने हाथ में काले ग्रंथ पर जमी धूल फूंककर उड़ाई, फिर उसे आरव को दिया। उसने कहा, इतने लंबे वक्त तक इस पर धूल जमने देने के बाद इसे ढूंढने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। मैंने देखा कि तू तलवार सीखता है और ये तलवार नियंत्रण तकनीक तेरे काम की होनी चाहिए। बोलते ही उसने आरव के बगल में सफेद कपड़े वाली औरत को देखा और बोला, चूंकि तू उसकी दाव साथी है तो मेरे लिए तुझे खाली हाथ लौटने देना अच्छा नहीं होगा। मैं ये भ्रम क्रिस्टल चूड़ियों की जोड़ी तुझे दूंगा। मैं उसकी दाव साथी नहीं हूँ। सुकिंशी की भौहें उठी। अगर ये बूढ़ा आधा ताबूत में जाता हुआ न लगता तो शायद उसने उस पर कदम उठा दिया होता। आरव डर गया कि सुकिंशी और बूढ़े के बीच टकराव पैदा हो जाएगा, तो वो जल्दी से बूढ़े के सामने खड़ा हुआ और बूढ़े को झुककर प्रणाम किया, फिर बोला, वरिष्ठ, बिना मेहनत के कोई फायदा नहीं होता। हम अभी पहली बार मिले हैं पर आपने हमें ऐसे तोहफे दिए हैं। ये आरव और सुकिंशी दोनों ने तोहफे नहीं लिए थे क्योंकि उनके सामने वाला ये बूढ़ा बहुत अजीब था और उसने उनसे मिलते ही उन्हें तोहफे दे दिए थे। तो आरव तोहफे लेने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बूढ़े ने गुस्से से भरी सुकिंशी को देखा और फिर उसने आरव को देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं जल्दबाजी में था, पर मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। ये दोनों चीजें मेरे पास सिर्फ फफूंदी उगा रही हैं, तो इन्हें तुम दोनों को देना बेहतर है। जब ये सुना, आरव को लगा कि मना करना अच्छा नहीं होगा, तो उसने बूढ़े से ग्रंथ ले लिया। वो बस इसे खोलकर देखने ही वाला था जब ग्रंथ तुरंत हरी रोशनी की एक लड़ी में बदल गया जो उसके हाथों में गायब हो गई। अचानक उसकी आंखों के सामने का नजारा अचानक बदल गया और वो एक विशाल दूसर दुनिया में पहुंच गया। ठीक जब आरव पूरी तरह उलझन में था, उसने देखा कि उससे थोड़ी दूर पर अचानक एक काली परछाई आई। काली परछाई ने तलवार पकड़ी थी और उसकी पीठ आरव की तरफ थी जब उसने कहा, तलवार नियंत्रण तकनीक, एक निम्न ग्रेड धरती रैंक तलवार तकनीक। मैंने इसे असंख्य तलवार तकनीकों को इकट्ठा करके बनाया और ये असंख्य तलवार तकनीकों से आती है। पर ये दुनिया की दूसरी तलवार तकनीकों जैसी नहीं है। ये तलवार तकनीक दिल से तलवार नियंत्रित करने पर जोर देती है और ये तलवार की आभा या तलवार की चालों से बंधी नहीं है। ये मर्जी से चलती है। बोलते ही काली परछाई ने दाहिना हाथ हिलाया और उसकी पीठ के पीछे तलवार आसमान में गोली की तरह गई। उसके बाद काली परछाई ने कोई हरकत नहीं की लग रही थी, पर तलवार हवा में एक शरारती बच्चे जैसी लग रही थी। ये थोड़ी देर दाएं गई, फिर बाएं गई, फिर आगे बढ़ी, फिर तेजी से नीचे उतरी और इसने हवा में हर तरह की हरकतें की। बगल में आरव की ठुड्डी इस नजारे से जमीन पर गिरने वाली थी और उसने जोर से लार का घूंट निगला, फिर बुदबुदाया। दिल से तलवार नियंत्रित करना, वो सच में दिल से तलवार नियंत्रित कर रहा है। ये अंत नहीं था। वो तलवार जो लगातार हवा में नाच रही थी अचानक तेजी से कांपी। उसके बाद तलवार की आभा की एक लड़ी तलवार की नोक से आसमान की तरफ जोर से गोली की तरह गई। अगले पल तलवार की आभा की कुछ लड़ियां अलग अलग दिशाओं में गोली की तरह मारी और एक वक्त के लिए तलवार की आभा पूरे आसमान में क्रिस क्रॉस हो गई। 100 से ज्यादा तलवार की आभा की लड़ियां मारने के बाद तलवार और काली परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उसी वक्त एक आवाज अचानक और धीरे धीरे गूंजी, जो मेरे बाद आए। तलवार नियंत्रण तकनीक का दिल का सूत्र याद रख, तलवार नियंत्रण तकनीक सांस के नियमन पर, साफ दिमाग बनाए रखने पर, एकाग्रता पर और आदमी, तलवार और तत्वों को एक में मिलाने पर निर्भर करती है। इस सूत्र को सुनाने के बाद आरव ने तुरंत महसूस किया कि आसमान और जमीन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और जब उसने अगली बार आंखें खोली तो उसने बूढ़े को मुस्कान के साथ उसे देखते पाया। आरव ने सफेद कपड़े वाली औरत को देखा जब उसने उम्मीद की कि वो उसे पहले की हालत समझाएगी। एक तकनीक विरासत। सफेद कपड़े वाली औरत समझ गई और समझाया। कुछ एक्सपर्ट दिव्य काबिलियतों का इस्तेमाल करके अपनी कुछ तकनीकों को ग्रंथों में दर्ज करते हैं। इन्हें विरासत कहते हैं और ये किसी को तकनीक के बारे में सब कुछ खुद महसूस करने देती है। इसके कई फायदे हैं। जब ये सुना, आरव ने दिल में जोश दबाया और वो मुड़कर बूढ़े को झुककर प्रणाम करने लगा, फिर बोला, शुक्रिया वरिष्ठ। भले वो नहीं जानता था कि बूढ़े ने उसे तलवार तकनीक क्यों तोहफे में दी, उसने सच में एक धरती रैंक तलवार तकनीक पाली थी। बूढ़ा मुस्कुराया और फिर उसने हाथ में चूड़ियों की जोड़ी आरव को दी और बोला, मैं जानता हूँ कि तेरे कई सवाल हैं, पर कुछ कारणों से मैं तुझे जवाब नहीं बता सकता।
जहां तक तेरी इस जगह से निकलने की इच्छा की बात है, मैं मदद कर सकता हूँ, पर मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ। आरव ने चूड़ियों की जोड़ी ली और फिर उसने कहा, जब तक मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। बूढ़े ने सिर हिलाया और बोला, ये शर्त कुछ मुश्किल नहीं है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि अगर तू किसी दिन सम्राट लोक तक पहुंचे, तो कृपया यहाँ एक चक्कर लगा। उस वक्त मेरे पास तुझे सौंपने के लिए कुछ होगा। आरव ने राहत की सांस ली जब ये सुना, क्योंकि वो शुक्रगुजार था कि बूढ़े ने उसे अभी कुछ मुश्किल करने को नहीं कहा। वो तुरंत मान गया और बोला, अगर मैं सम्राट लोक तक पहुंचता हूँ, तो मैं बिल्कुल वरिष्ठ को ढूंढने आऊंगा। मैं जैसा कहा है वैसा करूंगा। भले वो नहीं जानता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी में सम्राट लोक तक पहुंच पाएगा या नहीं, चूंकि बूढ़े ने ये कहा था तो वो सिर्फ मान सकता था। किसी भी हालत में ये भविष्य का मामला था। बूढ़े ने आरव को सुनकर संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर उसने दाहिना हाथ हिलाया। आरव और औरत के बगल में एक नीले रंग का घेरा आया। नीला घेरा करीब 3 लोगों के लिए फिट था और नीले घेरे के तल पर प्रतीकों का घना विस्तार चमक रहा था। एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन। जब देखा इस नीले घेरे को, आरव और औरत के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उन्होंने पहले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन देखे थे, क्योंकि तलवार संप्रदाय के पास एक टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म था और वहां कई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थे। इतना ही नहीं, वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन किसी को कई शहरों में टेलीपोर्ट कर सकते थे। ये कहा जा सकता था कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सच में दुर्लभ नहीं थे। पर उनकी हैरानी के लिए उनके सामने वाले इस बूढ़े ने वाकई हाथ हिलाकर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना दिया था, और ये बहुत डरावना था। सिर्फ आरव ही चौंका नहीं था, यहाँ तक कि सु किंगशी भी वैसी ही थी। उसने गहराई से बूढ़े को देखा और हैरानी के अलावा उसकी आंखों में गहरा डर भी था। बूढ़ा जैसे उनके चेहरों पर हैरानी देख ही नहीं रहा था, और उसने कहा, ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तुम दोनों को मौत पर्वत श्रृंखला में टेलीपोर्ट कर सकता है। हाँ, इस जगह को किसी और को उजागर मत करना। ये तुम्हारे अपने भले के लिए है। जाओ। आरव ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बूढ़े को झुककर प्रणाम किया। उसके बाद उसने सु किंगशी का हाथ खींचा और नीले घेरे में चल दिया। जैसे ही वो अंदर चले, उनके नीचे से नीली रोशनी की एक लड़ी उठी और इसने तुरंत दोनों को ढक लिया, फिर दोनों सरसराहट के साथ गायब हो गए। जब देखा नीली रोशनी को गायब होते हुए, बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे रुक गई और वो धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैं उसके भविष्य को क्यों नहीं देख पाया? क्यों?